वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान रमशा कंवर और आप देख रहे हैं मॉर्निंग शो सिटी एट 10। आपका हमारा साथ होगा सब 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। सबसे पहले टॉप स्टोरीज शामिल करेंगे और टॉप स्टोरीज में जो आज अहम खबर है वो ये है कि पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो की शादी की अब खबरें सामने आ रही हैं और मुशावरत की जा रही है। लड़की ढूंढने का सिलसिला शुरू कर दिया गया और ये कहा जा रहा है कि अब आइंदा आने वाले दिनों में या कुछ माह में जो है वो शादी की तकरीब मुनक्किद हो सकेगी और कौन होंगी वो खुश नसीब खातून, ये हम जानेंगे आज के शो में। और साथ साथ दूसरी खबर ये है कि केएमसी के किरायों में जो मार्केट है उसकी दुकानों के किरायों में इजाफा, और इस इजाफे को जो ताजिर है उन्होंने मुस्तरद कर दिया है। 75% तक किरायों में इजाफा कर दिया गया है, जिसकी वजह से ताजिर शदीद परेशान है। एक तो वैसी इकोनॉमिकल सिचुएशन ऐसी है, कारोबार की सूरत हाल ख़राब है, बिजली का चैलेंज है, गैस नहीं मिल, ऐसे में जब किराए हैं उनमें भी इजाफा कर दिया जाए वो भी 75% तक, तो उनके लिए कारोबार करना मुश्किल हो जाएगा, ऐसा कहना है ताजिरों का। इस पर भी मजीद बात करेंगे। दूसरी तरफ एक और इशू हाईलाइट करेंगे आज, वो कराची से रिलेटेड इशू ये है कि कराची में जो स्ट्रीट लाइट्स हैं वो लगता है कि लगा तो दी गई हैं लेकिन उनको जलाना भूल जाते हैं। तो जो स्ट्रीट लाइट्स ना होने की वजह से कराची शहर में जो लूट मार की वारदातें हैं उसमें भी इजाफा हो रहा है, स्ट्रीट क्राइम में इजाफा हो रहा है। शहरी पै दर पै लुट रहे हैं लेकिन इस पर कोई इंतजामात नहीं किए जा रहे, ना कोई सर्विलेंस है, ना उन लाइटों को जलाया जाता है। कहीं पर लगी भी हुई हैं तो उन्हें ऑन नहीं करते, और बहुत सारे इलाके तो ऐसे हैं, बहुत सारी मेन शाहराएँ ऐसी हैं जहाँ पर लाइट्स का कोई इंतज़ाम है ही नहीं। तो इस पर भी बात होगी। उसके अलावा एक और ख़बर यह है कि कस्टम इंटेलिजेंस ने एक बड़ी कार्रवाई की है, उसमें कौमी ख़जाने को जो अंडर इन्वाइसिंग है उसमें करोड़ों रुपए के नुकसान पहुंचने का इंकशाफ हुआ है। तो इस हवाले से क्या डिटेल है ये भी जानेंगे, और साथ साथ स्टॉक एक्सचेंज पर भी बात होगी, उसमें नया रिकॉर्ड बना, इजाफा देखा गया, इस हवाले से भी बात होगी। और जो गोल्ड प्राइस है उसमें भी इजाफा हो गया है। सोना आलमी मार्केट में $8 तक महंगा हो गया है। तो इसमें पाकिस्तान में इस पर क्या इम्पैक्ट आएगा, इन तमाम चीज़ों पर बात होगी। क्या यहाँ पर भी सोना महंगा हुआ, कितना महंगा हुआ, ये तमाम चीज़ों के बारे में आपको आगाह करेंगे। हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ हैं, हमारे सीनियर रिपोर्टर्स आजिज़ जमाली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पॉलिटिकल रिपोर्टर हैं। वेलकम टू द शो आजिज़ साहब। और साथ साथ बिजनेस डेस्क है हमारे साथ अशरफ साहब भी मौजूद हैं। अशरफ खान साहब को भी वेलकम करते हैं। वालेकुम सलाम। तो सबसे पहले तो जनाब आज की खबर ये, यहीं से आगाज़ कर लेते हैं। सुबह सुबह अच्छी खबर देते हैं लोगों को कि बिलावल साहब की शादी हो रही है, तो लड़की कौन है सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे। जी ये तो मुझे नहीं पता लड़की कौन है, लेकिन ये अच्छी खबर है बिल्कुल। सियासत में शादियां हमेशा अच्छी खबर बनती हैं। वैसे आम लोग सियासत में इतना इंटरेस्ट नहीं मिले, लेकिन सियासतदानों की ज़ाती ज़िंदगी में बहरहाल लोगों की बड़ी दिलचस्पी होती है। तो ख़बर हमारे पास ये है जो कल से मीडिया में चल रही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो के रिश्ता तय करने के लिए दुबई में एक बड़ी इनकी फैमिली गैदरिंग हुई, बैठक हुई, जिसमें बिलावल और उसके वालिद आसिफ जरदारी के अलावा उनकी बहनें थीं, उनकी खाला सनम भुट्टो थी, उनकी फुफ्फो फरियाल टालपुर थी, ये सारे लोग बैठे हैं। और बिलावल भुट्टो जरदारी के सामने 3-4 रिश्ते रखे गए हैं कि मतलब इसका मतलब तो ये है कि रिश्ते या लड़कियां ढूंढ ली गई हैं। मुख्तलिफ तजवीज़ के तौर पे मुख्तलिफ प्रपोज़ल्स उनके सामने रखे गए हैं। हमारी इतलात ये हैं कि सनम भुट्टो की तरफ से एक रिश्ता आया है, पाकिस्तानी फैमिली है जो इंग्लैंड में रहती है, वो रिश्ता ले आई हैं। जबकि फरियाल टालपुर की जानिब से एक हमारे सूबा सिंध की एक फ़ैमिली है, उनका रिश्ता लाया गया है कि इसमें आसिफ जरदारी का कुछ अर्सा कबल ये यहाँ पे पीपल्स पार्टी की ख़वातीन को बुलाया गया था, ख़ास तौर पे आसिफ जरदारी से मुलाकात हुई थी। तो यहाँ उन्होंने ये बात कही थी कि आप भी रिश्ता ढूंढें, मैं भी रिश्ता ढूंढ रहा हूँ और जल्द से जल्द बिलावल भुट्टो जरदारी की शादी करानी है। और आसिफ जरदारी ने कहा था कि मेरी ख्वाहिश ये है कि इलेक्शन से पहले जो है रिश्ता भी तय हो जाए, शादी भी हो जाए। अगर शादी इलेक्शन तो बिल्कुल करीब है, क्या लग लेकिन रहा है इसमें अब इलेक्शंस पे हम बात कर सकते हैं कि आया 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, ये यकीनन जरदारी को पता होगा। वो कह तो रहे हैं मीडिया में कि 8 फरवरी को उनको यकीन है कि इलेक्शन होंगे, लेकिन अगर इलेक्शन डिले होते हैं तो फिर क्या होता। अगर इलेक्शन डिले होते हैं तो शादी भी डिले होगी, या जब इलेक्शन होंगे तो शादी होगी, ये मुझे नहीं मालूम। लेकिन बहरहाल रिश्ते तय किए जा रहे हैं, कोशिश की जा रही है कि बिलावल भुट्टो जरदारी बात मान जाएं और उनकी शादी हो। ख़ास तौर पे ये टास्क दिया गया है उनकी दोनों बहनों को,
बख्तावर और आसिफा को कि आप जो है वो बिलावल को मनाएं सही। ताकि ये शादी का मामला हो जाए। तो अब देखें क्या होता है। बिलावल साहब यानी अब ज़हनी तौर पर तैयार है कि उन्होंने भी शादी के बंधन में बंधना है कि वो इलेक्शन जीत भी जाएं या ना जीते, ये तो अब आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन ये है कि अब शादी की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। बहरहाल दूसरी तरफ खबर ये है हमारे साथ अशरफ साहब कि KMC के जो किराए हैं उनमें 75% तक इजाफा हो गया। क्या वजह है कि एकदम से 75% तक इजाफा कर दिया गया है? कुछ चले 10% बढ़ा दें, 15% बढ़ा दें, 75% बनाने की क्या तुक है? देखें रमशा, अगर देखा जाए कानून क्या कहता है कि 10% कम से कम किराया सालाना जो है बढ़ना चाहिए। लेकिन हम बैकग्राउंड पे जाएं, जो KMC को इस वक्त शदीद माली बहरान का शिकार है। तो KMC ने पहले भी वो किया था जब मुर्तज़ा वहाब आए थे, उससे पहले, और अब मेयर कराची भी बने, तो इसमें उन्होंने चीज़ें देखी कि कराची की बेहतरी के लिए कैसे इक़दाम उठा सकते हैं। अब जैसे कि आप ये तमाम मार्केट देखें, तमाम जो बादशाह हैं, अकबर बादशाह हैं और सारे उनके नाम पे 8-9 मार्केट्स हैं, अब वो KMC के अंडर में आती हैं। और KMC की मार्केट है तो सालाना, क्योंकि वहाँ आपको कराची का सिस्टम पता है पुराना, आजिज़ भाई भी बताएंगे इसके अंदर कि पगड़ी सिस्टम होता है। पगड़ी सिस्टम पे ये होता है कि आप ऑनरशिप नहीं होती है, ऑनरशिप KMC की है, वो आपको किराए पे जगह दी हुई है, कुछ सालों के लिए दे देते हैं ना, इस अब तरह उसमें होता ये होता है कि साल का एक साथ आपको किराया लगता है। अब वो जो होता है बहुत कम होता है किराया। अब वो क्योंकि जो बैकग्राउंड पे जाएं तो ये नहीं होता है कि लाखों रुपए आपका महीने का, जैसे अगर आप इस वक्त सदर में कोई नॉर्मल दुकान लेने जाएं तो आपको अंदाज़ा होगा कि मेन सदर में कितने की किराए की दुकान होगी मंथली। ये तो पूरे साल का भी लाख रुपए किराया नहीं होता है। अब अच्छा। KMC ने जो मार्केट्स दी हुई हैं उसके ऊपर, क्योंकि कई सालों से वहाँ पे किराया नहीं बढ़ा था, अब कराची में उस इलाके में बेहतरी करनी है, सीवरेज सिस्टम को बेहतर करना है, पानी की सिस्टम को बेहतर करना है, सड़कों को बेहतर करना है, पार्किंग प्लाजा या पार्किंग लॉट्स बनानी है, तो उसके लिए पैसे चाहिए। सही है। अब ये जो इक़दाम हुए कि कई बरसों से जो है पैसे नहीं बढ़े थे, मगर अब अचानक से KMC ने जो फैसला किया, इनको पहले नोटिस दे रहे थे कि अगर आपने पैसे नहीं दिए तो हम आपको खाली करा देंगे। अब एक नया आया कि अचानक से इन्होंने जो इतना ज़्यादा किराया बढ़ा के दे दिया, लेकिन ये साल का, यानी हम अगर उसको जायज़ जाके कि जो सालाना पगड़ी सिस्टम होता है उसका आप मंथली पे दे दें या साल में एक साथ दे दें, लेकिन वो देना होता है। अब एग्जाम्पल लेते हैं, पूरे साल का अगर 1 लाख रुपए था तो 70% बढ़ गया तो 1,70,000 रुपये हो गया साल। यानी ताजिर जो है वो इस वक्त बिला वजह हाइप क्रिएट कर रहे हैं। नहीं, मतलब कि देखा जाए ना कि जिस जगह पे वो हैं, अगर आप ये तमाम मार्केट, आप बोल्टन मार्केट सदर की और मतलब उर्दू बाज़ार ये सब जाएं तो उसकी हालत देखें ना। अब वहाँ काम वो लोग खुद भी नहीं कर रहे हैं। अब अगर आप पैसे देंगे तो जो इदारा आया, क्योंकि अब जो मुझे नज़र आ रहा है ना, देखें एक यंग जनरेशन के तौर पे मुर्तज़ा वहाब आए हैं, कुछ चीज़ें कर रहे हैं, पहले नहीं हुई, 20 साल में नहीं हुई, लेकिन अब नज़र आ रहा है कि कराची की बेहतरी के लिए वो काम कर रहे हैं। अगर अब देखा जाए मुर्तज़ा वहाब जो फोकस करें पार्क्स को, वो फोकस करें मार्केट्स को, वो फोकस करें सड़कों को, वो फोकस करें सर्विस लाइन को, तो उसके लिए पैसे चाहिए। अब यहाँ पे अगर सबको पता है कि इकोनॉमिक सिचुएशन अच्छी नहीं है, सबको पता है कि सूरत हाल कैसी चल रही है, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें कई बरसों से जो है वो पैसे नहीं बढ़े थे। सही। और जब भी कुछ होता है तो एहतजाज या हड़ताल, ये तो मामूल बन गया। लेकिन अच्छा, जैसे अशरफ भाई बात कर रहे हैं आजिज़ भाई, हमने देखा कि मुर्तज़ा वहाब साहब काफ़ी ज़्यादा प्लान के साथ उन्होंने कहा कि KMC के जो फंड्स हैं वही अगर KMC अपना फ़ंड जनरेट कर ले तो, और हम बहुत सारा उससे डेवलपमेंट का काम और बेहतरी का काम कर रहे होते हैं, लेकिन वो हमें मिल उस तरह से नहीं रहा होता है जहाँ से हम जनरेट कर सकते हैं। तो उन्होंने पार्किंग्स की भी बात की थी, पार्किंग लॉट्स बनाएंगे, वो चीज़ें होंगी, तो वो कहाँ तक पहुँचे मामला? आपको कुछ इन्फॉर्मेशन है इस बारे में? दूसरी तरफ ये कि वाकई क्या इस तरह से जो फंड्स कलेक्शन की बात जैसे अशरफ साहब कर रहे हैं, ठीक है अगर लोगों की वेलफेयर के लिए करना चाहते हैं और डेवलपमेंट के लिए करना चाहते हैं तो बल्कि ताजिरों को ऑन बोर्ड होना चाहिए इस पे आपके साथ। बिल्कुल, मैं भी ये समझ रहा हूँ कि ये कोई एहतजाज जैसा इशू नहीं है। अशरफ भाई बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि मुर्तज़ा वहाब कुछ काम करना चाहते हैं। अब ज़ाहिर है कि काम तो पैसे से होता है ना, पैसा आपके पास नहीं है। KMC के अपने फंड्स तो इतने हैं कि वो बहुत मुश्किल से लोगों को तनख्वाहें दे पा रहे हैं, जो उसका अपना बजट है वो इतना कम है। तो अब 2-3 ऑप्शंस थे। एक तो उनका ये था कि टैक्सेस का दायरा बढ़ाया जाए, जो शहरी टैक्स होते हैं उसका दायरा बढ़ाया जाए, प्रॉपर्टी टैक्स खास तौर। हमारे पास तो अशरफ भाई कॉमर्स को ज़्यादा देखते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी टैक्स के मद में पैसे होते ही नहीं हैं, वसूल ही नहीं होते हैं, बहुत कम से होते हैं। इस तरह अगर दुकानदार KMC के जो इमलाक हैं, जिसमें दुकानें हैं, जिसमें पार्किंग्स हैं, जिसमें और बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर उनके किराए बढ़ाकर
फंड जनरेशन की जाती है, तो मेरा ख्याल है ये गलत बात तो नहीं है। सही। इसमें हमें, आपने ठीक कहा कि ताजरों को ऑन बोर्ड होना चाहिए, बल्कि इसमें के भाई KMC या मेयर या ये है तो कराची ना, जो काम या जो थिंकिंग है या जो सोच है वो है तो ये कि कराची में बेहतरी लाई जाए लेकिन ना। मुझे ऐसा लगता है मसला ये है कि एक अदम एतमाद है कि यहाँ पर चीज़ें हो तो जाएंगी, फंड भी जनरेट हो जाएगा, हमारे पैसे भी बढ़ जाएंगे ताजरों के, अगर मैं पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं, लेकिन हमें कुछ नहीं मिलेगा। इन दी एंड होता क्या, परफॉर्मेंस क्या है, ज़ीरो हो जाती है। तो लोग शायद जो है ना वो एक अभी तक वो रिलेशनशिप बिल्ड नहीं। आप दोनों से ही चाहूँगी कि इस पर कॉमेंट नहीं, करें। जैसे देखिए ना, अगर अशरफ भाई ने एक अच्छा पॉइंट रेज किया, फ़र्ज़ करें बुल्टन मार्केट है, बुल्टन मार्केट इस वक्त शहर का कंजस्टेड तरीन इलाका है, कदीमी, हालांकि ये कराची की कदीमी बाज़ारें हैं, कदीमी मार्केट हैं, पाकिस्तान बनने से पहले यहाँ पे बाज़ार था। लेकिन ये अगर उसको डेवलप करने के लिए, अगर अब 50 साल से एक ही किराया चल रहा है, 30 साल से एक ही किराया चल रहा है, जो बहुत कम है, पगड़ी सिस्टम का किराया बहुत ही कम है, यानी इतना कम है कि हमारे और आपके मतलब आप समझे 10,000 पे 5,000 पे एक दुकान का किराया है आज के दौर में, जो लाखों में होता है। अगर उसको थोड़ा सा बढ़ा के उन्हीं पैसों को वहाँ उसी एरिया में लगाया जाता है, उसकी सड़कें बेहतर की जा रही हैं। आपने स्ट्रीट लाइट्स का इशू उठाया था, वहाँ अगर स्ट्रीट लाइट्स को बेहतर किया जाता है, या और जो समाजी जिस वजह से खुद मार्केट में बेहतरी होना है, जब पब्लिक के लिए सहूलियात होंगी तो मार्केट के लिए बेहतर होगा, लाजमी है। अगर मार्केट के लिए बेहतर होता है तो इस पे एतराज़ नहीं होना चाहिए। मेरा क्या कह रहे हैं बिजनेस कम्युनिटी, क्या इसी वजह से कह रहे हैं कि हमारे फंड्स तो आप ले लेंगे लेकिन आप लगाएंगे भी कि नहीं लगाएंगे, ये वाला पॉइंट आया, रेज हुआ है प्रोटेस्ट में? नहीं, अहम पॉइंट है ये, क्योंकि जो ताजिर बरादरी जो परेशान है वो, क्योंकि मार्केट्स में आपने सीवरेज का हमने बहुत दफ़ा इशू उठाया कि गटर का पानी आ जाता है, फिर ग्राहक नहीं आता है, ख़रीदार नहीं आता है, वो कहते हैं कि गटर के ढक्कन नहीं होते हैं, हादसात होते हैं, तो उसके लिए हम शिकायत करते हैं, कोई सुनवाई नहीं होती है। फिर हम जाके शिकायत करते हैं कि डबल पार्किंग, एक तो देखें कराची कंजस्टेड है बहुत, और जो पुराने ओल्ड सिटी एरिया में इतनी, अगर आप जाएँ मेडिसन मार्केट में और लोग चाहते हैं कि अगर वहाँ जाएँ कुछ लेने तो आपको पार्किंग नहीं मिलेगी। अब अगर आप गाड़ी तो ले ही नहीं जा सकते ना, आप बाइक पे भी जाएंगे तो बाइक ऐसे लगता है एक दूसरे के ऊपर बाइकें रखी हुई हैं। अब वो जो सिस्टम है कि आप जा रहे हैं या आ रहे हैं तो वो इतना रश हो जाता है वहाँ पे। अब उसको बेहतरी करनी है, कैसे बेहतरी करनी है कि आप पार्किंग, अब कराची कमाए कहाँ से? अगर आप देखें इतना माफिया है यहाँ पे कि आप पार्किंग का देखें, रमशा के KMC के नाम पे पैसे लेते हैं लेकिन वो डिपॉजिट नहीं होता है। वो भी मेयर कराची ने पॉइंट आउट किया, कहने ये पहले से हुआ हुआ है, जो पहले आए उन्होंने कराची की बेहतरी के लिए कुछ काम ही नहीं किया ना। अब ये आए हैं और मुर्तज़ा वहाब को जब हम फोकस कर, बिजनेस कम्युनिटी भी बोल रही है कि नहीं ये काम कर रहे हैं, पहुंच जाते हैं, शिकायत करो तो अपनी टीम को मूव करते हैं, लेकिन टीम को मूव करने से आपको पता है कुछ नहीं होगा, पैसे चाहिए। सही। अब पैसे के लिए जो ये सिस्टम है इसको बेहतर करना है, कराची को बेहतर करना है, तो हमें कुछ सख्त फैसले भी बर्दाश्त करने पड़ेंगे। लेकिन देखें पानी है, अब पानी हम बोलते हैं पानी नहीं आ रहा है, बोलते हैं कि टैंकर में बिक रहा है, तो भाई पानी का रेट तो देखें ना। हम अगर यहाँ पे 100 घर का अगर जायज़ा लें जाके, तो उनसे पूछें ना जाके, वो एक ही जवाब होता है कि पानी तो आ ही नहीं रहा, बिल क्यों दें। मगर आपका जो सिस्टम लॉ ये कहता है कि आप कोई भी यूटिलिटी अगर अदा नहीं करेंगे तो आप प्रॉपर्टी की सेल परचेज नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ सब कुछ हो रहा होता है। मसला यही है ना कि हमारे निज़ाम ठीक नहीं है। अगर निज़ाम ठीक हो तो शायद लोगों को ये पैसे देने में भी इशू ना हो, और दूसरी बात है कि डिलीवरेंस अगर हमेशा से होती रहती तो लोगों का इतना ट्रस्ट बिल्ड हो जाता। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। अगली खबर ये भी थी, जैसे आजिज़ भाई भी बात करते कि स्ट्रीट लाइट्स का बड़ा इशू है, और हम अभी पिछले दिनों भी बार बार कर चुके हैं कि स्ट्रीट क्राइम की जो वारदातें हैं उनमें बहुत ज़्यादा इजाफा होता जा रहा है, क्योंकि हम देखते हैं कि शाहराहों पर अंधेरा होता है, और ख़ास तौर पे जब हम EBM कॉजवे से गुजर रहे होते हैं या उसके अलावा कयूमाबाद के करीब से गुजर रहे होते हैं, नॉर्थ नाज़िमाबाद की बहुत सारी शाहराहें ऐसी हैं। मेन रोड्स की सूरत हाल ये है कि उन पर स्ट्रीट लाइट्स नहीं हैं, जिसकी वजह से शहरी जो है वो अक्सर लुट रहे होते हैं, और लाइट्स ना होने की वजह से जैसे हमारे गटर के ढक्कन खुले होते हैं वो नज़र नहीं आते। माशाल्लाह सड़कें इतनी खूबसूरत हैं कि उनमें गड्ढे इतने बड़े बड़े हैं, उसके ऊपर ऐसे स्पीड ब्रेकर्स माशाल्लाह बनाते हैं कि वो स्पीड ब्रेकर नहीं है, वो पूरा एक पहाड़ होता है, तो दिखता ही नहीं है, तो एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, लोग गिर जाते हैं। तो आई साहब क्या वजह है ये स्ट्रीट लाइट्स जो है वो नस्ल? देखिए, इस पे अशरफ खान आपको बेहतर बता सकेंगे। ये बेसिकली के इलेक्ट्रिक का इशू है। स्ट्रीट लाइट्स की लाइट का जो मसला है
आपको पता है कराची में बहुत बड़े तारीखी वाक़यात हुए हैं इस वजह से, स्ट्रीट लाइट्स के ना होने की वजह से। 18 अक्टूबर का सानया हमें याद है, उस वक्त ये पॉइंट रेज हुआ था कि जी लाइटें क्यों बंद जब थी? ये सानया हुआ था तो शाहराह फैसल पे स्ट्रीट लाइट्स बंद थीं। इस तरह मुझे और कई वाक़यात याद आ रहे हैं जो स्ट्रीट लाइट्स के साथ कनेक्टेड हैं कि स्ट्रीट लाइट्स न होने की वजह से हादसात हुए हैं। सही। कई बड़े बड़े हादसात होते हैं, उसकी एक वजह बताई जाती है कि वहाँ पे स्ट्रीट लाइट नहीं थी, अंधेरा था, गाड़ियाँ टकरा गईं। तो अब स्ट्रीट लाइट हालांकि मुख्तलिफ़ इलाकों में मुख्तलिफ़ शहरी इदारों की ज़िम्मेदारियाँ हैं। कहीं KMC की ज़िम्मेदारी बनती है, कहीं कंटोनमेंट बोर्ड्स की ज़िम्मेदारी हैं, कहीं दीगर शहरी इदारों की ज़िम्मेदारी बनती है। अलबत्ता स्ट्रीट लाइट गली महलों में तो होती ही नहीं है, वो तो छोटे main roads छोटे पे नहीं इलाकों है। में तो अभी कराची में स्ट्रीट लाइट का तस्वुर ही ख़त्म हो गया। लेकिन बड़ी जो शाहराएँ हैं वहाँ भी आपको स्ट्रीट लाइट्स बंद मिलती हैं। शाहराह फैसल जैसे शाहराह पे, में जना रोड जैसी शाहराह पे, वहाँ भी आपको स्ट्रीट लाइट्स बंद मिलती हैं। बिल्कुल। अच्छा, कभी तो बंद मिलती हैं, कभी आप देखें कि दिन में लाइटें चल रही होती हैं। हाँ, बिल्कुल यानी बताया जाता है कि जी बिजली हमारे पास कम है, बिजली के ज़िया को बचाने के लिए स्ट्रीट लाइट्स को कंट्रोल करना चाहिए, लेकिन कहीं दिन में स्ट्रीट लाइट्स चल रही होती हैं। तो मिसमैनेजमेंट है, बद इंतज़ामी है, मेरा ख्याल है। इस बद इंतज़ामी की वजह से ये स्ट्रीट लाइट्स का इशू कोई नया भी नहीं है, हमेशा रहता है हमारे क्या साथ। वजह ये? देखिए, कराची को पहले कहा बिलों जाता की था अदायगी नहीं करते क्या? रोशनियों का शहर। अब जो स्ट्रीट लाइट है ये अंडर KMC के तमाम जो पोल हैं जहाँ आप स्ट्रीट लाइट जल रही होती है तो KMC को पेमेंट करनी है। अब जब पेमेंट नहीं होती तो KLATEC क्या करता है कि ना दहनगा के तौर पर उसकी बिजली बंद कर देता है। अब फ्री में तो बिजली वो भी नहीं देगा क्योंकि जो सूरत हाल है कि क्या इम्पैक्ट आ रहा है। तो इसमें यह है कि जो उसकी बिलिंग है, क्योंकि बिजली तो रोज़ जल रही है, रात को अगर आप खोलते हैं तो ऑन हुई हुई है तो उसका मीटर चल रहा है। अब मीटर जब चलता है, अब KLATEC जो है KMC को बिलिंग करता है कि हमें पेमेंट करें, वो पेमेंट नहीं करते हैं, उनकी बिजली काट दे। इसी तरीके से वाटर बोर्ड का देखें, कराची शहर को, इतनी बड़ी आबादी के शहर को जिसमें तकरीबन जो रजिस्टर्ड घर हैं 35 लाख घर हैं, अनरजिस्टर्ड देखें इतनी अनरजिस्टर्ड हैं जो कि गोट वगैरह, इन सब में पानी सबकी ज़रूरत है। अब पानी जब कराची जो पहुंचता है पिपरी से यहाँ तक 125 किलोमीटर जो है पंपिंग करके यहाँ आता है, वो पंप्स चल रहे होते हैं, उसका पानी की बिल नहीं अदा हो रहा है, यानी बिजली का बिल। अब ये जो सूरत हाल है इसमें फिर हम आते हैं KMC या इदारे हैं उनकी पेमेंट का सिस्टम। ये पेमेंट सिस्टम कैसे बेहतर होगा कि जब आपकी आमदनी होगी। अब यहाँ पे इतने लोग भर्ती किए हुए हैं कि आमदनी अगर हो भी रही है तो तनख्वाहों में चला जाती है या उसकी पेंशन में चली जाती है। तो सबसे पहले तो अपने इदारे का एहतसाब कर लेना फिर। जी, आपने देखा होगा कितनी खबरें हम लोगों ने चलाई कि आप कब से हम लोग देखें गोश्त मुलाजमीन, मतलब कि आप मतलब है ही नहीं यहाँ पे, मतलब ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। अब हमारे दफ्तर में भी अगर लोग हैं और हो के गोश्त मुलाजमीन काम कर रहे हो तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। नहीं तो फिर मेरे ख्याल से इस पर सीरियस एक्शन लेने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। एक बात और ये कि जैसे अभी बात हो रही है ना कि दिन में भी लाइटें खुली होती हैं, अब तो दुनिया भर में सोलर सिस्टम आ गया है और स्ट्रीट लाइट्स मेरा नहीं ख्याल अब इतना बड़ा इशू रहना चाहिए, क्योंकि आप देखें अगर आप सोलर पैनल्स लगा देते हैं या हर लाइट के साथ भी आप एक सोलर पैनल करना शुरू कर दें, आहिस्ता आहिस्ता कर लें। हम ये नहीं कह रहे कि आप पूरे कराची में जी फौरी तौर पे सोलर सिस्टम लाके खड़ा कर दें और आप स्टार्ट दें, लेकिन अगर पिछले 5-8 सालों में भी हमने प्रैक्टिस स्टार्ट की होती तो मेरा नहीं ख्याल था कि ये इंडिपेंडेंट भी हो जाता, हमें क्या इलेक्ट्रिक पर भी रिलाई नहीं करना पड़ता इनको या बिलों की अदायगी का भी इशू नहीं होता, वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती। एक फैसला आपको बताऊं जी, साबिका हुकूमत ने आज से कोई 2-2.5 साल पहले एक फ़ैसला किया था। 2 फैसले किए थे बल्कि 6-6 महीने के वक्फे से। एक फ़ैसला आपको याद होगा कि ऐलान किया गया था कि जी शाहराह फैसल पे वाईफाई फ्री होगा, आपको याद होगा। जी मुझे याद है, पता नहीं कहाँ लगा वो वाईफाई, कहीं नहीं लगा। लेकिन दूसरा फिर उसके कुछ ही महीने के बाद ये ऐलान हुआ था, वज़ीर आला की सदारत में एक मीटिंग हुई थी जिसमें ये फ़ैसला किया गया था कि कम अज़ कम शाहराह फैसल पे अवारी से लेके एयरपोर्ट तक कम अज़ कम इस पूरे स्ट्रीट लाइट्स को सोलर पे चलाया जाए। आपने जिक्र किया तो मुझे याद आ गया, कैसा ही कह रहे हैं, सोलर पे ऐसा चलाया हुआ थी। जाए ताकि ये कम अज़ कम स्ट्रीट लाइट जो है शाहराह फैसल पे कम अज़ कम अंधेरा ना हो, कम अज़ कम अंधेरा शाहराह फैसल पे ना हो। लेकिन वो फैसले तो हुए, सिंध हुकूमत ने ये फ़ैसला किया था, ये दोनों फैसले सिंध हुकूमत ने किए थे। पता नहीं वो फैसले कहाँ गए, पता नहीं उनका क्या हुआ, अमल नहीं हुआ। अभी गुज़िश्ता हफ्ते इस निगरान हुकूमत ने एक फ़ैसला किया है शाहराह फैसल के हवाले से, क्योंकि हम बात कह रहे हैं शाहराह फैसल कराची का एक मरकज़ है, कराची की सबसे बड़ी शाहराह है। तो अभी निगरान हुकूमत ने ये फ़ैसला किया है कि शाहराह फैसल को खूबसूरत बनाना है। एक बड़ा तवील इजलास हुआ जिसमें तमाम शहरी इदारों को बुलाया गया था।
अब देखें कि इस फैसले का क्या होता है। कहा जा रहा है कि एयरपोर्ट से लेके अवारी तक ये इस पूरे शाहराह को दोनों अतराफ से खूबसूरत बनाया जाए। उसके दरख्तों का तो हाल वैसे ही बुरा है, अगर वो एक अलग टॉपिक हो जाएगा। जितने दरख्त थे वो भी काट दिए गए। फैसला बहरहाल ये हुआ कि दरख्त भी लगाए जाएंगे। फ़ैसला ये हुआ कि लाइटिंग की जाएगी। फ़ैसला ये हुआ कि दोनों अतराफ जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं उनके सामने दीवार बनाई जाएगी, एयरपोर्ट से लेके दोनों अतराफ से। हाँ, ये फ़ैसले हुए हैं, लेकिन हमारे यहाँ सियासतदान फैसले कर लेते हैं, फिर आगे नहीं देखते हैं कि आया उनके पास बजट कितना है, आया वो इस फैसले पे अमल कर सकेंगे या नहीं। बहरहाल ये एक नया फैसला हुआ है गुज़श्ता। वो असल में ये भी होता है ना कि ऐलानात कर देते हैं ताकि आवाम को थोड़ी सी उम्मीद हो जाए बेहतरी की, और फिर वो आगे हम लोग शॉर्ट टर्म मेमोरी तो रखते हैं, हमारी पूरी कौम भूल जाते हैं कि जी ऐसा हुआ था। जैसे अभी मैंने खुद आपको ने मुझे याद दिलाया तो याद आया कि हाँ ये खबर तो आई थी कि सोलर पैनल नस्ब किए जाएंगे शाहराह फैसल पे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बहरहाल उम्मीद पे दुनिया कायम है, आगे देखते हैं कि क्या होता है। हम भी वक्फा ले लेते हैं, वक्फे के बाद आएंगे, मज़ीद डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे और भी कुछ टॉप स्टोरीज होगी। वेलकम बैक, और आपको एक बार फिर मॉर्निंग शो में खुशामदीद कहेंगे। जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि कराची में भी मौसम अब ठंडी हवाएं चली और बारिश जब हुई तो उसके बाद से मौसम थोड़ा चेंज हो गया है। और जैसे ही मौसम चेंज होता है तो लोग और शहरी रुख करते हैं कि सर्दियों के जो कपड़े हैं उसकी शॉपिंग कर ली जाए, क्योंकि थोड़े से दिनों के लिए कराची में तो ठंड आती है, लेकिन जो अरमान होते हैं, जो शौक़ होते हैं और जो आपको ठंड से बचना होता है वो उन्हीं थोड़े से दिनों में आपको पूरा करना होता है। सब चीज़ें तो हमारी जो नुमाइंदा है हमना निसार, वो कराची के लंडा बाज़ार में मौजूद हैं, उनकी तरफ चलते हैं और उनसे जानते हैं कि क्या कर रहे हैं। शहरी ख़रीदारी के लिए पहुँच गए हैं हमना, और क्या सूरत हाल है लंडा बाज़ारों की। जी रमशा, मौसम सरमा की कराची में आमद हो चुकी है। गुज़िश्ता दिनों जो बारिशें हुई हैं रात में, तो उसके बाद जो है शहर कायद में जो सर्दी है वो थोड़ी बढ़ गई है, इसीलिए शहरियों ने लंडा बाज़ार का रुख किया है। और इस वक्त मैं लाइट हाउस के लंडा बाज़ार में मौजूद हूँ, जहाँ शहरियों की आमद का सिलसिला जारी है और इसीलिए वो कराची की सर्दी के हवाले से अपने लिए चीज़ें ख़रीदने में मसरूफ़ दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। आप बताइए क्या लिया है आज आपने और किस तरह के कपड़े आप सर्दियों में पहनना पसंद करते हैं? असल में गर्म कपड़े पहने जाते हैं आमतौर पे, कि बच्चों के लिए हुडी वगैरह लिए, कोई ट्राउज़र लिए मैंने, कोई स्वेटर वगैरह। असल में इतना महंगाई का ज़माना है, इंसान अफोर्ड कर नहीं सकता है, तो इसीलिए मैंने यहाँ से ख़रीदी। कुछ कम पैसों में ख़रीदारी हो जाती है यहाँ पर। अच्छा ये बताइएगा, जैसे कि डॉलर की कीमतों में इजाफा हुआ है, तो लंडा की चीज़ें जो हैं उसमें भी कीमतों में इजाफा होता है। क्या आपने पिछले साल के मुकाबले इस साल कोई फ़र्क महसूस किया कीमतों में? भी बिल्कुल डबल हो गए यहाँ तो। पहले वो 400 की मिलती थी, अभी 1000 की, 1200 की। जिस तरह का दुकानदार अपने रेट से वो बेच रहे हैं यहाँ पर, और काफ़ी मकसद डबल हो गया रेट जो है ना। पहले काफ़ी कम होता था, अब उन्होंने कहा हमें भी वहाँ से महंगा आता है, इम्पोर्ट करते हैं, तो इस वजह से अब डबल हो गई कीमत। अच्छा, क्या क्या चीज़ें यहाँ पर मिल रही हैं अभी जो आप लेने आए हैं? यहाँ तो ब्लैंकेट वगैरह हैं, ट्राउज़र हैं, हुडी वगैरह बच्चों की, स्वेटर हैं, टोपी वगैरह हैं, गर्म टोपियाँ जो आती हैं वो हैं, सॉक्स वगैरह, हर तरह की चीज़ें मिली हैं, पर्स भी हैं, बैग हैं। हमारे साथ यहाँ शहरी मौजूद हैं जिन्होंने बताया है कि मौसम सरमा जिस तरह कराची में आया है तो उसके बाद उसी लिहाज से इन्होंने शॉपिंग जो है शुरू कर दी है। और ज़ाहिर है डॉलर की कीमतें जो बढ़ी हैं, उसके बाद यहाँ पे पिछले साल के मुकाबले इस साल जो लंडे की चीज़ें में भी कीमतों में इजाफा हो चुका है, लेकिन फिर भी शहरी जो है लंडा बाज़ार का रुख कर रहे हैं। और जैसे मौसम सरमा आता है तो लंडा बाज़ार की जो रौनकें हैं वो दोबाला हो जाती हैं, रौनकें बढ़ जाती हैं, क्योंकि जो चीज़ें आती हैं यहाँ पर, जैसे कि अगर हमारे कैमरामैन मन्नान आपको दिखा सकें तो मेरे पीछे जितने भी दुकान हैं वहाँ पर जैकेट्स और स्वेटर्स और इसी तरह ब्लैंकेट वगैरह सारी चीज़ें जो हैं सर्दियों के हवाले से वो आ चुके हैं। और यहाँ पे शहरी जो है ख़रीद कर लेकर जा रहे हैं, और बच्चों से लेकर बड़ों तक के हर उम्र के लोगों के लिए सेकंड हैंड चीज़ें जो हैं यहाँ पे मिल रही हैं, और शहरी जो हैं इस तरह के मार्केट्स का रुख कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया हमना, आपने हमें तफसील से आगाह किया। तो लंडा बाज़ार में जो कपड़े हैं वो भी महंगे हो गए हैं अशरफ साहब, क्योंकि डॉलर की कीमत में इजाफा हुआ उसके बाद से। और वाकई अगर आप लंडा बाज़ार में जाएँ तो लगता नहीं है आप लंडा बाज़ार से शॉपिंग कर रहे होते हैं। पहले बहुत सस्ती चीज़ें मिल जाया करती थी, अभी भी निस्बतन सस्ती हैं, तभी लोग बाज़ार जा रहे हैं, लेकिन ऑलरेडी उसके रेट्स में भी काफ़ी। जैसे मुझे याद है कि आप जूते पता करें तो अच्छे ब्रांड के जूते वो आप पहले लाते थे तो पठानों को भी पता नहीं था, दे देते थे ऐसी। अब तो जी फुल आपको 6-6 हज़ार 7-7 हज़ार रुपये बोल रहे होते हैं, तो वो क्या है सिचुएशन? जी मार्केट की सिचुएशन देखें तो हर चीज़ की कीमत जो है डॉलर महंगा होने से, क्योंकि पैदावारी लागत बढ़ी है, तो नॉर्मल जो कपड़ा और ये सारी चीज़ें लेने जाएँ तो आपको महंगा लगे। अभी मतलब मैंने वीकेंड पे वाइफ ने कहा कि चल के स्वेटर वगैरह देखते हैं, सर्दी आ रही है, तो देखा तो मैं तो मेरी मतलब 8 साल की बेटी है, उसका स्वेटर मैंने कहा रख दे भाई, क्योंकि 5,000 रुपये का 8 साल की बच्ची का स्वेटर 5,000 रुपये का। मतलब मैंने कहा यार क्या हो गया भाई, वो देख लेंगे कहीं और से।
अब जैसे हमें पूरी टीम गई अलग अलग जगह पे काम किया, तो इससे भी ये स्वेटर गर्म कपड़े ही नहीं, रज़ाई की बात करें, कंबल की बात करें, इन सब के रेट बढ़ गए। जो मतलब वो अब मसला ये है कि अगर हम नीचे लेवल पे जाएं, कीमतें तो बढ़ गई हैं, अगर नीचे मजदूर के लेवल पे जाएं, जो वो धुनाई करके जो बना रहा है, उसकी रज़ाई बना रहा है, वो बना रहा है, बेचारे को पैसे ही नहीं मिलते हैं। अब पूरे साल में सीज़न 1 महीने या 2 महीने का होता है, अब वो दिन भर में उठाता है, तो हमने उससे बात की तो 1200-1500 रुपये कमाता है। वो क्या करेगा, वो पूरे साल तो नहीं मनाता ना वो रज़ाई वगैरह ये सब। अब जो सिस्टम है यहाँ पे कि वो कैसे चलाना है, क्या करना है, किसी को कुछ नहीं पता है। अगर हम जाके देखें महंगाई, अब हर कोई अपनी जेब देखता है। अब मैं जा रहा हूँ तो जाके देखूँ कोई चीज़ लेनी है, तो अब मजबूर हैं लोग, क्योंकि आपने देखा होगा मोटरसाइकिल पे देखें तो इतने मजबूर हैं, मियाँ बीवी 3 बच्चे बैठे हुए हैं, सर्दी भी हो रही है, चीज़ें ले रहे हैं, तो वो भी मजबूर है कि जाके सस्ती चीज़ें ले। तो अब वो जब जा रहा है बाज़ार में, तो आप यकीन करें छोटे छोटे जो जिसको कैप पहनने को बोलते हैं, या स्वेटर या अपर, अब तो पहले 500-500 रुपये के जो हैं अपर मिल जाते थे, वो भी अब 2-2 हज़ार रुपये के हैं। अब 500-1000 रुपए में तो कोई चीज अवेलेबल है ही नहीं मार्केट में। पहले आप खरीद लिया करते थे, और सर्दियां बड़ी जो है ना आज सब गुजर जाती थी लोगों की अच्छे से, और आपका वो कहते हैं ना सफेद पोशों का भरम भी रह जाता था। तो वो आप देखें बाइकर्स के लिए इतने अच्छे अपर्स मिलते थे, इतने महंगे। एक ज़माने में जो कराची का लंडा बाज़ार है उसकी बड़ी एक अट्रैक्शन थी, और ख़ास तौर पे गरीब लोग, मिडिल क्लास के लोग बड़ी तादाद में वहाँ पर पहुँचते थे। लेकिन अब जो मुल्क का मजमूई महंगाई की जो सूरत हाल है, माशी जो सूरत हाल है, उसने लोगों को जो है ना, लोगों की सकत ख़त्म कर दी है, क़ुव्वत ख़रीद जो है वो ख़त्म कर दी है। यानी सूरत हाल ये है, जो हम अब पुराने कपड़े, ये तो इस्तेमाल शुदा कपड़े हैं लुंडा बाज़ार के, यानी पुराने कपड़े ख़रीद करना भी लोगों की क़ुव्वत ख़रीद नहीं है कि पुराने कपड़े ख़रीद कर सकें। यानी वैसे तो कराची में इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं होती है, शुक्र है हमने कोट और स्वेटर्स पहनना शुरू कर दिए, यानी थोड़ी सी भी अगर सर्दी शुरू आपने लिया होता तो शौक भी तो पूरा करना है, थोड़ी सी सर्दी होने की वजह से भी अच्छा होता है, ये ज़रूरत भी है। लेकिन ये आपने ये जो रिपोर्ट हमने देखी कि लंडा बाज़ारों की भी हालत आजकल ये है कि लोग नहीं है वहाँ पे, ख़रीदारी नहीं है, ख़रीदारी नहीं है तो लाजमी है फिर रेट बढ़ते हैं इस वजह से। सही। अच्छा, गोल्ड के रेट की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि हमने डॉलर की बात करें, डॉलर महंगा हुआ तो चीज़ें तो बढ़ी रही हैं, लेकिन आलमी मार्केट में गोल्ड के रेट में भी इजाफा हुआ है। पाकिस्तान में इसका क्या इम्पैक्ट आया? देखिए, जो गुज़िश्ता रोज़ रेट आया था कि $8 बढ़ा है और $2030 पे पहुंचा है, तो उसका असर हुआ। साथ में डॉलर देखा हमने कि डॉलर महंगा हुआ है, मुसलसल 3 दिन से महंगा हो रहा है। कितने पे पहुंच गया डॉलर? डॉलर आज देखें 285-50 पैसे पे ट्रेड कर रहा है। तो ये कन्वर्जन होती है, क्योंकि बाहर से हम गोल्ड, हमारा अपना तो नहीं, हम गोल्ड इंपोर्ट करते हैं। सही है। तो हम जाते हैं दुबई में जब हम चमक कराते हैं, तो चमक में ये होता है कि आपका डॉलर का रेट और गोल्ड का रेट वहाँ का, उसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो फिर रेट आता है रोज़ का वो खुलता है। अब इंटरनेशनल मार्केट में बहुत अप एंड डाउन हो रहा है, क्योंकि आपको पता है कि फ़लस्तीन वाला जो मामला है, वहाँ पे जब कोई हाई हिट होता है तो उसका इंटरनेशनल मार्केट पे, खाम तेल पे, सोने पे, वो अप एंड डाउन बहुत तेज़ी से हो रही है। पाकिस्तान में ये है कि पाकिस्तान में हर चीज़ को कन्वर्जन करना पड़ता है डॉलर से, क्योंकि हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। अब डॉलर पहले नीचे आ रहा था, अब फिर ऊपर जा रहा है, क्योंकि डिमांड है। आपका इंपोर्ट बिल, जैसे कि हमने बताया कि इंपोर्ट बिल आपका फिर से बढ़ रहा है, तो कंसर्न्स हैं, तो उसकी वजह से डॉलर महंगा हो रहा है। जब डॉलर महंगा होगा हर चीज़ महंगी हो जाएगी। अभी इस वक्त गोल्ड की जो फी तोला रेट है वो क्या चल रहा है पाकिस्तान? भाई पाकिस्तान में अगर हम देखें, कल जो बढ़ा है 1100 रुपये, तो 2,18,000 रुपये पे पहुँच गया है। अब मेन ये है कि 24 कैरेट की बात कर रहे हैं हम, मगर ये है कि इस वक्त जैसे सीज़न आ रहा है दिसंबर का और शादियों का सीज़न होता है, लोग इस वक्त मजबूर हो गए आर्टिफिशियल ज्वेलरी पे। अगर आप जाएँ, आप भी मार्केट में जाती होंगे, तो लोग ज़्यादातर जो हैं देख रहे होते हैं। अब तो आप यकीन करें कि किराए पे मिल रहा होता है, कि लोग जो हैं किसी उससे बोरो करके वो करने, क्योंकि बहुत महंगा हो गया। आप तो शादी का हॉल कराने जाएं तो आप परेशान होंगे, मतलब एक कोई घर में शादी भी हो तो ख़र्चा कहाँ से होगा वो नहीं सोचते हैं। मेन ये है कि जो चीज़ें, हमारी जो इकोनॉमी की सिचुएशन है वो अच्छी नहीं है। हम जो भी बात करें, जैसे स्टॉक मार्केट की बात करें, ऊपर जा रही है, लेकिन हम आम आवाम पे बात करें तो आम आवाम के पास अगर जाके देखें तो उसके बाद बाइंग पावर नहीं है। क्यों? क्योंकि बिजली का बिल आपका डबल हो गया, गैस आपकी महंगी हो गई, खाने पीने की चीज़ें वो महंगी हो गई, आपका सौदा लाना है वो महंगा हो गया, स्कूल की फ़ीस वो बढ़ गई, वैन को अगर बच्चों को छोड़ते हैं उसकी फ़ीस बढ़ गई, तो उसके पास पैसे ही नहीं बच रहे हैं, तो कहाँ खर्च करेगा। इकोनॉमिक साइकिल कब चलती है? जब आपका चीज़ें बाय सेल हो रही होती है। आपने ये लिया, आपने टेक्सटाइल यानी ख़वातीन ने कपड़े लिए, फिर घर के लिए सामान लिया, फिर फर्नीचर लिया, वो लोगों के पास जो चीज़ पड़ी है वो तो खर्च ही नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं भाई पैसे ही नहीं है, उसी को रिपेयर करा लो।
सही मोटरसाइकिल को देख लें, मोटरसाइकिल क्या कर रहे हैं लोग, पहले होती थी भाई साल की जो है लाखों मोटरसाइकिल बिकती थी। अभी मोटरसाइकिल्स के रेट इतने आसमान पे पहुंच गए हैं कि एक आम आदमी के लिए अफोर्ड करना मुश्किल अब हो वो गया है। पुरानी आपने आते हुए देखा होगा मोटरसाइकिल की ऐसी हालतें हैं, वो बस चला रहा है वो कि भाई किसी तरीके से मैं पहुंच जाऊं। मजबूरी क्या है कि कोई छोटा सा भी काम कराने जा रहा है, वो इतना महंगा हो गया है वो कि वो क्या करे कि भाई वो घर में बच्चों को देखता है, उनका पेट देखता है, घर वालों को कि उनको भरना है या मैं ये करूँ। आप यकीन करें, कल मैं एक बिजनेसमैन के पास गया, मैं उसको ये मतलब 15 सेकंड तक उसकी बात सुनता रहा। जब मुझे बोला, उसने कह रहा है कि ऑटो सेक्टर के हैं, आज उनकी रिपोर्ट भी चलेगी। तो उन्होंने जब मुझे कहा, कह रहा है यार मैं हैरान होता हूँ कि मैं माल अपना एक प्लास्टिक का डैशबोर्ड वगैरह बनाते हैं वो, तो मैं बाहर से माल मंगाता हूँ मलेशिया से। कह रहे हैं यार 10 साल से उसी रेट पर मुझे दे रहा है, उसकी कॉस्ट नहीं चेंज हुई। हमारे यहाँ डॉलर महंगा हो गया तो मुझे वो ज़्यादा पैसे देने, मगर जो 10 साल पहले जिस रेट पे मुझे वो माल दे रहा था वो आज 10 साल बाद भी दे रहा है। सही बात है। तो उसने सवाल उठाया कैसे, मैंने उससे पूछा, मैंने कैसे, जब उसने ये चीज़ें बताई, मैं कह रहे भाई वो अपनी इंडस्ट्री को फ़रोग देने के लिए कर रहा है भाई, वो अपनी इंडस्ट्री को देने के लिए वो सब कुछ दे रहा है, क्योंकि बिजली गैस, ताकि आप इंडस्ट्री चलेगी तो रोज़गार आता है। हमारे यहाँ क्या है, रोज़गार पता है आपको कहाँ से मिलता है? आप बाहर जाएँ, सरकारी मुलाजमत, उनको पता है कि सरकारी मुलाजमत मिलेगी तो पेंशन भी मिलेगी, बैठ के कुछ काम भी नहीं करना है, पैसे मिल रहे हैं। नहीं, मसला ये कि यूटिलिटीज़ जो है ना, बेसिक यूटिलिटी अगर आप देख दें, मुझे भी अभी ऐसा ही लगता है कि आप हमारे यहाँ हर चीज़ अवेलेबल है, इंडस्ट्रीज़ अवेलेबल हैं, साजगार माहौल भी है, और अब बेहतर भी हो गए हालात अल्हम्दुलिल्लाह। दहशतगर्दी की जैसे एक वेव थी पिछले, अगर कुछ 7-8 साल पहले चले जाएं तो एक मुश्किल वक्त था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो सारा वक्त गुजार लिया। अब मुझे ऐसा लगता है कि अब यूटिलिटीज़ अगर बेसिक दे दें, गैस, पानी, बिजली के अगर मसाइल हल हो जाएं, बिजनेस कम्युनिटी के भी है वो, और ये हल पॉलिटिकल लोगों ने ही करने हैं, यानी सियासतदानों ने ही करने हैं, हमारी असम्बलियों में ही इन मसाइल का हल निकलना है, तो बहुत बेहतर हो जाएगी सूरत हाल। देखिए, क्यों नहीं निकालते? मसाइल तो जब से ये मुल्क बना है तब से हैं, मसाइल की नोयत तब्दील होती रही है, लेकिन इस वक्त बहुत बुरी सूरत हाल बेसिक है। चीज़ों ही हम इन इतने इस वक्त सालों में नहीं बहुत दे बुरी पाए। सूरत हाल है। एक मुलाजिम पेशा फ़र्द, उसके घर की बिजली का 10,000 रुपये का बिल आता है। अब मुझे बताएं वो कहाँ से अफोर्ड कर सकता है? या किराए जो हैं, घर का किराया 25,000 रुपये, एक बंदा कमाता जो है 25-30 हज़ार रुपये है, ख़ास तौर पे एवरेज। हुकूमत सिंध ने भी ज़्यादा से ज़्यादा जो मेहनत कश की उजरत रखी है वो 32,000 बढ़ाया है, 32,000 की है, लेकिन उस पर भी अमल नहीं हो रहा। वो 32,000 रुपये भी नहीं मिल रहे हैं, कहीं 20,000 रुपये मिल रहे हैं, कहीं 25,000 रुपये मिल रहे हैं। आप तसव्वुर करें, किराए के घर में रहना है, 2 या 3 बच्चों को स्कूल जाना है, बिजली और गैस के जो यूटिलिटीज़ आप बात कर रही हैं वो देने हैं, और रोज़ाना का खाना पीना है, राशन है। 25 से 30 हज़ार में कैसे एक आदमी बर्दाश्त कर सकता है? मुमकिन ही नहीं है। ये जो क्राइम का रेशो बढ़ रहा है ना, वैसे तो दुनिया के तमाम बड़े शहरों में क्राइम बढ़ता है, लेकिन हमारे यहाँ ख़ास तौर पर शहर कराची में जो क्राइम की शरह बढ़ रही है, मुसलसल बढ़ रही है, बहुत सारी कोशिश हो रही है उसको कम करने की, लेकिन कुछ तल्ख़ हक़ाइक़ भी तो है ना। अगर ये जो सूरत हाल मैं बता रहा हूँ, मुआशी कंडीशन जो है, लोगों की तनख्वाह तो नहीं बढ़ रही। देखिए, महंगाई की शरह गुज़श्ता 3 साल के दौरान, महंगाई की शरह और वेजेस की शरह को अगर कंपेयर करें तो तनख्वाहें तो नहीं बढ़ रही हैं, वेजेस तो नहीं बढ़ रहे, लेकिन महंगाई बढ़ती जा रही है। तो ये आखिर उसका नतीजा कहीं तो निकलना है। फिर ये क्राइम, फिर करप्शन, लूट मार, रुश्वत, अपना पेट भरना, ये सारी चीज़ें बढ़ती हैं। सियासतदानों की जहाँ तक बात की, ये मसला तो बहरहाल सियासतदानों को हल करना है, मुल्क सियासतदानों को ही चलाना है, किसी और के बस की बात नहीं, क्योंकि ये मुल्क एक सियासी, मुझे तो लग रहा है इनके बस की भी बात नहीं है। नहीं तो फिर क्या होगा? अब मईशत का बुरा हाल है, हमारे यहाँ जो है आप देख लें, सोशल स्टेटस का बुरा हाल है, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल ख़राब है, अदालतों के निज़ाम पर अगर सवाल उठा दो तो फिर अभी आपको भी पता है कि क्या होता है। तो कहाँ चल पा रहा है ये? बस चल रहा है अल्लाह वाले। सूरत हाल ये है कि बहरहाल डेमोक्रेटिक सिस्टम को चलना है ना, हमें वो चल रहा है, एक वो चल रहा है, डेमोक्रेटिक सिस्टम चल रहा है। लेकिन डेमोक्रेसी या डेमोक्रेटिक जो निज़ाम है बुनियादी तौर पे वो आम आदमी के लिए है। जमहूरियत का मतलब ही ये है कि आम आदमी को सहूलत मिलना, वो निज़ाम जो अवाम का निज़ाम हो, जमहूरियत उसको कहते हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो डेमोक्रेसी है तो सही, जैसे आपने कहा लूली लंगड़ी जो भी है, लेकिन उससे अवाम को कोई फल नहीं मिल रहा, अवाम को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। कि हमारी बहस हो रही होती है ऑफिस में भी, दफ्तर में हम बैठे होते हैं, मेरा एक फिर वही सवाल है कि आजिज़ भाई भी क्योंकि पॉलिटिकल रिपोर्टर और सीनियर पॉलिटिकल रिपोर्टर, मेरा ये है बस एक सवाल
असेंबली में जब ये इलेक्ट होकर जाते हैं ना, तो ये आपस में जो झगड़ों के अलावा उनका काम होता है पॉलिसी मेकिंग, वो शायद भूल जाते हैं। पॉलिसी मेकिंग में ये है कि आपका अगर हम आईन पाकिस्तान पढ़े ना, तो जो पीपल्स पार्टी का जो एक फार्मूला है रोटी कपड़ा मकान, तो ये आईन पाकिस्तान में लिखा हुआ, अगर वो पढ़ लें जितने भी सियासतदान आके इलेक्ट होकर आते हैं, तो यूटिलिटीज़ देना किसका काम है? गवर्नमेंट का काम है। गवर्नमेंट का बिल्कुल ठीक है, कपड़ा, एजुकेशन, हेल्थ, ये ठीक आपकी है। बेसिक चीज है और ये अब आपके कपड़ा आइन में आ गया। मौजूद है। अब पढ़ाई लिखाई सेहत, ये आइन में लिखा हुआ है कि आप अपनी आवाम को ये फराम करेंगे। अब कैसे करेंगे? टैक्स कलेक्शन करके आप ऐसे इदारे बनाएंगे जहाँ पे सिस्टमेटिक ये चीज़ें होती हैं। पूरी दुनिया में है ये। मतलब मैं बताऊँ, मेरी दोनों बहनें बाहर हैं माशाल्लाह से, यहाँ मतलब कि अगर जाके देखें तो वो बताते हैं, जब तो मैं उनको सुन रहा होता हूँ कि एक मेरी बहन डॉक्टर है, वो अपनी सैलरी का 32% टैक्स देती है। 1 लाख लेकिन एग्जाम्पल ले रहे हैं, रिटर्न में उनको 32%, तो facilities भी उनको तो दे रहे हैं ना। एजुकेशन मिल रही है, हेल्थ मिल रही है, सिक्योरिटी मिल रही है, ठीक है, सड़कें हैं, स्ट्रीट सड़कें लाइटें हैं, मतलब बिजली सब है, कुछ। पानी है, सब चीजें मिल रही सही हैं है, मतलब 32%। आप यहाँ पे अगर टैक्स ले रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, मैं क्योंकि मैं कॉमर्स करता हूँ, मैं FBR भी करता हूँ, आप लें टैक्स, मगर आप रिटर्न में भी तो दें। मेरी सैलरी से हर साल टैक्स जाता है। मेरा सवाल ये है कि मैं सैलरी पे मैं कहाँ कहाँ टैक्स दूँ? पेट्रोल डलाता हूँ, उस पर टैक्स देता हूँ, सैलरी पे एट सोर्स टैक्स कट जाता है। मैं कोई चीज़ भी लेता हूँ, दवाइयाँ लेता हूँ, सेल टैक्स 18% देता हूँ। उसके बाद कोई चीज़ खाने पीने के लेने जाओ तो वो सूबाई टैक्स आ जाता है। अब भाई मैं एक आदमी कहाँ कहाँ टैक्स दूंगा? बिजली का बिल लो, आप बिजली का बिल कभी घुमा के देखें पीछे, फ्रंट तो आ गया ना, मेरा 17,000 का बिल उस पे है, तो पीछे कई घुमाएं तरह के तो टैक्स तो आपके इनकम टैक्स भी लग रहा है, सेल टैक्स भी लग रहा है, इलेक्ट्रिक ड्यूटी भी लग रही है। या खुदा का खौफ करो यार, आप पूरी दुनिया में देखें बिजली के बिल में। दुबई में पता है क्या सिस्टम है? आप जाएंगे ना तो बिजनेस करने जा रहे हैं, क्योंकि वो ड्यूटी फ्री है, आप जाएंगे तो आप कहेंगे भाई मुझे बिजनेस करना है, मोस्ट वेलकम, 1 विंडो ऑपरेशन है, वहाँ एक फॉर्म होगा, वहाँ से आप सब लिखा हुआ है, आपको कुछ बात सिर्फ पढ़ना है कि आपको ऑफिस 9 to 5 चाहिए, तो 9 to 5 बिजली मिलेगी, 9 to 5 इंटरनेट मिलेगा, 9 to 5 फ़ोन सर्विस मिलेगी, उसके चार्जेस ये हैं। अगर आपको 24 आवर्स चाहिए कि पानी 24 आवर्स चाहिए, बिजली चाहिए, तो यू हैव टू पे, यानी कि आपको 24 घंटे सहूलत चाहिए। लेकिन बात वही ना कि देखें, अब आपको पे करना बुरा नहीं लग रहा। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, भाई पे भी कर रहे हैं मिल और कुछ हाथ नहीं भी रहा। कुछ नहीं आ रहा। अब जैसे आइन की बात अभी अशरफ साहब बिल्कुल ने सही की है। ना, तो अशरफ साहब की बात को कंटिन्यू अगर मैं आपसे करूं, हमारे यहाँ आइन मुझे ऐसा लगता है सिर्फ तब तक सियासतदान पढ़ते हैं या उस बारे में बात करते हैं जब दूसरे को आइन शिकन साबित करना हो, बस। उसके अलावा आइन में और क्या लिखा है, आवाम की फलाह व बहबूद के लिए क्या है। हालांकि अगर आइन को आप उठाकर देखें तो इट्स अ कंप्लीट चार्टर फॉर द होल डेमोक्रेटिक सिस्टम, लेकिन कहाँ है, कोई अमल दरामद तो है नहीं। तो असल बिगाड़ यहाँ पैदा हो रहा है कि आप जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जिनको जाके पार्लियामेंट में पानी, बिजली, गैस, सड़कों, आवाम की फलाह व बहबूद, तालीम, सेहत पे बात करनी है, वो एक दूसरे पे लानतान मलामतें करते हुए पूरी हो जाती है। देखिए, एक तो ये रवैया है जो आप कह रही हैं, सियासतदानों की एक दूसरे पे लान तान और एक दूसरे को मलामत है। लेकिन हमारे पास, हमारे मुल्क में बुनियादी तौर पे डेमोक्रेटिक सिस्टम कभी भी मजबूत नहीं रहा है। डेमोक्रेटिक सिस्टम हमेशा कमज़ोर रहा है, जिस वजह से भी मसाइल हैं। 47 से लेके आज तक देखें तो डेमोक्रेसी को फलने फूलने उस तरह नहीं दिया गया, ये एक वजह है। सियासतदान बुरा है, लेकिन दूसरे इदारों जो पिलर्स हैं, रियासत के जो पिलर्स हैं, उन दूसरे इदारों को भी देखना पड़ेगा कि उनका रोल क्या रहा, उनका किरदार क्या रहा। डेमोक्रेसी तो तब मजबूत होती है ना जब सारे पिलर्स मजबूत होते हैं रियासत के। यहाँ हमारे यहाँ सिर्फ हम डेमोक्रेसी को तो लान तान करते हैं, सियासतदानों को तो करते हैं, लेकिन दूसरे इदारों पे बात ही नहीं होती। तो ये एक तल्ख हकीकत है। डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए अदलिया का एक बड़ा रोल है, इस्टेब्लिशमेंट का एक बहुत बड़ा रोल है, दीगर जो इदारे हैं उनका भी एक बहुत बड़ा रोल, मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल है। मीडिया में बैठे हैं। अजीज भाई, पता है क्या बात है? बात यह है कि देखें, अगर एक कोई सिंसियर मिनिस्टर आ जाता है या एक सिंसियर प्राइम मिनिस्टर आ जाता है, क्रैक डाउन करता है, ठीक है, ब्यूरोक्रेसी के अलग मसाइल हैं, वो आपके साथ है नहीं है इदारे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब तक आप उनसे काम करवाना नहीं चाहेंगे, जब तक आप अपनी सफ़ों में जो चीज़ें उनको बेहतर करने की तरफ नहीं बढ़ेंगे तो नहीं होगा। अब ये देखें ना, फ्रॉम बॉटम टू टॉप ये चीज़ें चल रही होती हैं, तो कोई भी नहीं चाह रहा होता सिस्टम को बेहतर करना है। जब तक आप इसको सीरियस नहीं लेंगे, जब तक आप बेहतरी नहीं लेकर आएंगे, और ये जो प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे पॉलिटिशियन, सियासतदानों की, या ये जो मुंतखब नुमाइंदगान आप इनको कह लें करेक्टली, तो वो वोट लेकर आ पा रहे और हमारी सर्विस के लिए आ पा रहे हैं, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो जाता है सारा निज़ाम। बहरहाल बहुत ही मुश्किल है। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, मजीद भी बात होगी।
सिटी 10 में आपको एक बार फिर कहेंगे खुश आमदीद और हम बात करेंगे मजीद कुछ टॉप स्टोरीज पर। एक खबर ये भी है कि कस्टम इंटेलिजेंस ने एक बड़ी कार्रवाई की है और उसमें क्या है ये खबर कि करोड़ों रुपए नुकसान पहुंचाने का इंकशाफ था और वो उसको बचा लिया गया कि नहीं हुआ, क्या हुआ अशरफ साहब इस हवाले से? देखिए, कंपनी थी कराची की और वो इंपोर्ट करती है वेजिटेबल ऑयल। ठीक है, अच्छा, वो करके उसे कहा हम फैक्ट्री है हमारी, हम प्रोसेस करते हैं, प्रोसेस करके हम इसको मार्केट में बेचते हैं। सही, ठीक है। लेकिन अगर हम देखा जाए, ये मलेशिया से एट सोर्स जो है वेजिटेबल ऑयल मंगा रही थी और यहाँ से पैक करके ये मार्केट में बेच रही थी। तो इसकी जब तहकीकात की कस्टम इंटेलिजेंस ने, आई ने, तो वहाँ जाके देखा तो कंपनी का जो एड्रेस था वो यकीनन अगर फैक्ट्री है तो कोई फैक्ट्री होनी चाहिए, तो फ्लैट का एड्रेस है। अच्छा। तो ये फ्लैट पे गए, फ्लैट पे जाके छापा मारा तो वहाँ देखा तो कंपनी बनी हुई थी, वेजिटेबल ऑयल जो है खाने पकाने वाला तेल वेजिटेबल का, वो सब उसकी सब। तो उन्होंने कहा फैक्ट्री कहाँ है? कह रहे हैं वो उनको नहीं पता था ये कौन है। तो उन्होंने बताया कि भाई ये तो हमारी यहाँ से सर्विसेज करते हैं, हम इंपोर्ट करते हैं, उसको पैक करके हमारा यहाँ से सबको ऑर्डर बेचते हैं। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, फिर वो चीज़ें मुझे ली, फिर वहाँ से उन्होंने जो छापा मारा उन्होंने बताया हम कस्टम ऑफिसर्स हैं, तो हम छापा मारा, फिर उनका डाटा वगैरह कंप्यूटर वगैरह ले गए। फिर उसके बाद मज़ीद तहकीकात की जाके तो वेयर हाउस वगैरह देखा। तो इसमें क्या देखा इन्होंने कि ये कंपनी इंपोर्ट कर रही थी, जो वेजिटेबल ऑयल मंगा रही थी, तो पहली चीज़ के अंडर इन्वेस्टिंग किया, माल मंगाया जैसे $10 लाख का, तो दिखाया $7 लाख। ठीक है, तो इसे बोला कि $10 लाख का माल है, वहाँ से मंगाया, यहाँ $7 लाख दिया, तो $7 लाख पे कस्टम ड्यूटी टैक्सेस वगैरह लगे। बाकी इसने $2 लाख $3 लाख पे टैक्सेस और ड्यूटी बचा ली, वो भी माल क्लियर हो गया इसी में। अब उसमें जो देखा कि इन्होंने जो एक महीने में जो करंट इन्होंने जब छापा मारा तो उसमें आया तकरीबन 6 करोड़ रुपए का इन्होंने नुकसान पहुंचाया कौमी ख़जाने को, जिनमें सेल टैक्स था, कस्टम ड्यूटी थी, विद होल्डिंग टैक्स था, ये सब मिला के। फिर जब जाके इनका पूरा डाटा निकाला ये कब से काम कर रहे हैं, तो ये जो काम कर रहे थे जब से उस वक्त से लेके अब तक जो इंकशाफ हो गया तकरीबन 26 करोड़ रुपए का नुकसान पहुँचाया सिर्फ एक कंपनी ने। तो इन्होंने जो इससे काम कर रहे थे उससे लेके उन सब के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया और तहकीकात जो है मज़ीद तेज़ कर दी। अब कस्टम इंटेलिजेंस जो अदालत है एंटी स्मगलिंग, उसमें लेके जाएंगे। अब देखें कि ये एक कंपनी है, मैं बहुत सारी नहीं बात कर रहा हूँ, एक कंपनी का या इससे पहले भी हमने खबर की थी कि कस्टम इंटेलिजेंस जो काम कर रही है तो हम उनसे टच में, तो एक एक करके एक्शन कर रही है। तो ये इस मुल्क को चलाने के लिए पैसे वही चाहिए। अब आपकी यहाँ पे क्या करते हैं कि जो बिजनेसमैन भी हैं, इसमें बहुत सारे बिजनेसमैन ऐसे हैं कि जो हमें चोट पहुँचाते हैं, वो कैसे, टैक्स चोरी करके, और फिर उनकी आमदनी बढ़ जाती है। अब मैंने अगर माल मंगाया 100, 50 पे टैक्स दे दिया, 50 पे नहीं दिया, तो स्मगलिंग का माल हो गया बेसिकली। अब बात वही ना कि टैक्स चोरी पे भी तो फिर कौन एक्शन लेगा? देखें, ये तो कस्टम की एक कार्रवाई है, अशरफ का जिक्र किया। कस्टम की बहुत सारी कार्रवाइयाँ होती हैं यहाँ पे, कुछ का पता लगता है, कुछ का पता भी नहीं लगता, कुछ खबर बनती हैं, कुछ खबर भी नहीं बनती, लेकिन कार्रवाइयाँ होती हैं। यहाँ टैक्स चोरी के साथ साथ जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी होती है, आजकल कस्टम उस पर भी कार्रवाइयाँ कर रही है, रेंजर्स और पुलिस। एक शख्स ने 10-10 लाख टन, 20-20 लाख टन, 20-20 लाख बोरियाँ चीनी छुपा के रखी हुई है कहीं पे। 50-50 लाख बोरियाँ वेयर हाउसेस पे चीनी छुपा के रखे हुए होते हैं। तो ये मतलब ये सिर्फ इसलिए कि अब जैसे ही नए सीज़न की चीनी ख़त्म होगी रेट बढ़ जाएगा, रेट बढ़ेगा तो फिर उसको मार्केट में ले आऊँगा। यानी एक बोरी पे अगर 100 रुपये भी बढ़ता है, आप तस्वर करें करोड़ों अरबों रुपए का एक बंदा अरबों रुपए उससे कमाता है सिर्फ ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके। तो ये जो ब्लैक मार्केटिंग है, ये भी हमारे मुल्क में एक बहुत बड़ा इशू है, छोटा इशू नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है, बहुत सारे इश्यूज हैं, लेकिन बात वही है कि इन दी एंड सफ़र कौन करता है? गरीब आवाम। बिल्कुल, कहीं ना कहीं बिजनेस कम्युनिटी भी अपना फ़ायदा उठा लेती है, इन्वेस्टर्स भी उठा लेते हैं, पॉलिटिशियंस भी उठा लेते हैं, लेकिन एक गरीब जो तबका है जिसने 2 वक्त की रोटी का हुसूल भी जिसके लिए मुमकिन है, बेचारा वो पिस जाता है। बहुत शुक्रिया अशरफ साहब, आपने हमें वक्त दिया, आज साहब आपने वक्त दिया, आप दोनों की आमद का बहुत शुक्रिया। हम यहाँ पर ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आज के मॉर्निंग शो में बात होगी जॉइंट्स पेन के हवाले से भी, और हमारे साथ हमारे पैनलिस्ट भी होंगे, उस हवाले से आप हमें लाइव कॉल भी कर सकेंगे, अपने मसले भी पूछ सकेंगे। आफ्टर दिस ब्रेक स्टे ट्यून्ड। सिटी 10 में आपको एक बार फिर कहेंगे खुश आमदीद, और अब जनाब बात करेंगे ख़वातीन के लिए। और हम देख रहे हैं कि आजकल तो हर शख्स का एक इशू है, वो ये है कि जॉइंट्स पेन बहुत ज़्यादा है। कहीं किसी के कमर में दर्द है, किसी के घुटनों में दर्द है,
उंगलियों के जोड़ों तक में लोग जो है वो दर्द की तकलीफ जो है वो उसकी कंप्लेन कर रहे होते हैं। बहुत सारी दवाएं खा रहे होते हैं, कहीं कैल्शियम डेफिशिएंसी की वजह से हो रहा है, कहीं जो है वो अच्छी ग़िज़ाएँ नहीं है उसकी वजह से हो रहा है। तो बहुत सारे मसले मसाइल हैं। और अब जब ख़ास तौर पे सर्दियों का सीज़न आ जाता है तो वो कहते हैं ना कि पिछले 8 साल 10 साल पुराने दर्द भी होना तो वो उस सीज़न में आपको याद आ जाते हैं और वो सारे दर्द उठने लग जाते हैं, और ख़ास तौर पे जॉइंट्स के हवाले से। तो और फिर अभी के शो में हम ख़ास तौर पे ये भी बात करेंगे कि जो ख़वातीन हैं उनमें बैक का जो बैक एक है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो गया है, घुटनों का दर्द ख़वातीन बहुत ज़्यादा कंप्लेन करती हैं। तो उसके लिए हल क्या है और सजेशंस लेंगे, उसके लिए क्या कर सकते हैं, कैसे इस दर्द को कम कर सकते हैं, इन तमाम चीज़ों पर बात होगी। अगर आप भी हमें कॉल करना चाहते हैं और अगर आपके कोई सवाल हैं जो आप जानना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं, ताकि आप लोग भी शामिल हो जाएं शो में और अपने सवालों के साथ आप जो हमारे पैनलिस्ट हैं उनसे पूछ लीजिए कि उनका हल क्या है। तो लाइव कॉल के लिए नंबर आपकी हमारी जो स्क्रीन है उस पर आ रहा होगा, आप वो नंबर देखते हुए कॉल भी कर सकते हैं। तो हमारे साथ जो हमारे मेहमान हैं उनका तारुफ करवाते हैं। हमारे साथ हर्बलिस्ट मौजूद हैं हुमैरा नाज साहिबा, और साथ साथ हर्बलिस्ट रानिया आपा साहिबा भी मौजूद हैं। आप दोनों को वेलकम करते हैं शो में। कैसे हैं आप लोग? अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल। ये जब सर्दियों का सीज़न शुरू हो जाता है ना तो ऐसा मुझे तो ऐसा लगता है जो पुराने ज़माने का भी जो कोई दर्द हो ना तो वो सर्दी में याद आ जाता है। तो ऐसा क्यों होता है आपा, क्या इसकी वजह होती है? और फिर ये जो मुख्तलिफ तरह के पेन्स हैं क्या उनके हल हैं आपके पास? देखिए वैसे तो सारा साल जो मौसम हमारे ख़ास तौर से कराची का मौसम मोतदिल रहता है, ना सर्दी होती है ना गर्मी होती है। गर्मी तो अब बहुत होने लगी, अब बहुत होने लगी, लेकिन गर्मी में पुरानी तकालीफ जो है वो आपकी बाहर नहीं आती, वो अंदर ही रह जाती है। लेकिन सर्दियों के होते ही, चूँकि सर्द मौसम में हर चीज़ अपना रंग दिखाना शुरू कर देती है। वो लोग जिनका खुदा न खास्ता कोई एक्सीडेंट हुआ होता है और उनके दर्द दब चुके होते हैं, वो भी इस मौसम में एक्टिव हो जाते हैं। और जो जोड़ों के दर्द का शिकार हैं वो लोग, उनके जिनका पैनकेक बहुत ज़्यादा होता है तो वो भी इस मौसम में बहुत एक्सीड कर जाता है। तो सर्दी का कायदा है कि जब सर्दी लगती है तो ऑब्वियसली हमारे जिस्म को कपकपी लगती है। जब कपकपी लगती है तो पूरा जिस्म में थ्रिल आती है। वो उस थ्रिल की वजह से वो तमाम चीज़ें एक्शन में आ जाती हैं और अपना जो दर्द है वो दोबारा से एक्शन में आके आपको तकलीफ़ में मुब्तला कर देते हैं। आज का मौज़ू बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत है। और जोड़ों के दर्द, जो कि सभी जानते हैं कि बड़े जोड़ हमारे ये वाले होते हैं, इनके तो बहुत ही ख़तरनाक रिज़ल्ट्स होते हैं कि जिन लोगों को ये हो जाते हैं वो खुदा न खासा चलने फिरने से भी मजबूर हो जाते हैं। आज हम उसका भी बताएंगे। और जो छोटे दर्द होते हैं जिसे गठिया कहते हैं, छोटे दर्द इन जॉइंट्स में होते हैं, ये तमाम के तमाम ये उंगलियों के ये छोटे दर्द होते हैं और अमूमन ये गठिया कहलाता है। तो इसके अंदर जब दर्द होता है और इसको ज़्यादा यानी संजीदगी से ना लिया जाए तो आपने देखा होगा कि कुछ ख़वातीन की आहिस्ता आहिस्ता उंगलियां भी टेढ़ी होना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो काम करने से भी बिल्कुल मोहताज हो जाती हैं। तो इंशाअल्लाह ताला प्रोग्राम में हम इन छोटे दर्द और बड़े दर्द सबका बताएंगे, कमर के दर्द का बताएंगे और अल्लाह ने चाहा लोगों को इससे बहुत इंशाअल्लाह ताला। बिल्कुल, लोगों के सवालों के लिए नंबर भी हमारी स्क्रीन पे चल रहा है 24242553 पर आप कॉल कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं कि आप जो भी जानना चाहते हैं, जो भी तकलीफ़ है आपको तो वो आप पूछ सकते हैं। तो हुमैरा, अब मसला ये सर्दियों का हमने जिक्र किया, बड़ा जो है वो पुराने दर्द आ जाते हैं। सबसे पहले कहते हैं ना कि दूध का इस्तेमाल आपने नहीं किया तो आपके ये जो जोड़ हैं, हड्डियां हैं, वो कमज़ोर हो जाती हैं, कैल्शियम डेफिशिएंसी हो जाती है आपको। तो ये किस हद तक इम्पॉर्टेंट है दूध का इस्तेमाल करना, या ये जिनको होना है बाय द एज वो होता ही है? देखिए, दूध का इस्तेमाल तो बहुत अच्छी चीज़ है। दूध सिर्फ दूध ही नहीं, कैल्शियम जिन चीज़ों में है, आपने प्रोटीन भी लेना है। एक एज होती है, जब एक सर्टेन एज कहते हैं 40 से पहले आप सारी चीज़ें इनटेक करें। उसके बाद तो यह है कि पहले तो आपको यह है कि ज़रूरी थी, लेकिन नीड आपको पहले होती है। अगर आपने नहीं लिया तो फिर ये आपको, क्योंकि ख़वातीन में ज़्यादा ऑस्टियोपोरोसिस की जो शिकायत है वो फिर बाद में 40 के बाद आपको पता चलना शुरू हो जाती है, इसीलिए क्योंकि कैल्शियम आपने इतना इंटेक नहीं लिया होता। सर्दियों में जो दर्दों की शिकायत इसलिए बढ़ती है कि आपने देखा होगा कि खून जो है वो मुंजमद होना शुरू हो जाता है हमारी बॉडी के अंदर, हम उसे एक्टिव नहीं करते, हमारा चलना फिरना ख़त्म हो जाता है, हम बैठे रहते हैं, हम पानी का इंटेक ज़्यादा नहीं
नहीं करते हैं, जिसकी वजह से आपको शिकायत बढ़ना शुरू होती हैं। और जो हमारी बॉडी के अंदर जितने भी जॉइंट्स हैं उसमें कार्टिलेज होता है, वो अगर आपका जो लुब्रिकेंट होता है हमारे जॉइंट्स का वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आप अगर सिट्रिक एसिड बहुत ज़्यादा, मैंने ख़वातीन को देखा है वेट लॉस करने के लिए जी नींबू पानी सुबह शहद में डाल के खूब पिया जा रहा है, तो जितना आप सिट्रिक एसिड लोगे आपका कैल्शियम डेफिशिएंसी की तरफ आएगा, आपका कार्टिलेज ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। उसके साथ साथ आप दूसरी चीज़ों की तरफ भी आइए, अल्टरनेट चीज़ें भी लीजिए। हमने इनटेक करना बिल्कुल छोड़ दिया, हम सिर्फ सोचते हैं कि जी इसकी दवा ले आएँ, उसकी दवा ले आएँ। फ्रूट्स वेजिटेबल्स सब आपको मिलता है, सर्दी का अलग होता है, गर्मी का अलग होता है। अल्लाह ताला ने पहले इलाज भेजा है, बाद में बीमारी भेजी है। तो इलाज आपके पास यही होता है। सर्दियों में हमारे पास खाने पीने की बहुत सारी चीज़ें आती हैं, हम नहीं खाते हैं। हम सिंघाड़ा नहीं खाते, कितना अच्छा सर्दियों में आपके पास फ्रेश सिंघाड़ा आता है, हम वो नहीं खाते। हमारे पास ऑरेंजेस पहले आना शुरू हो जाते हैं, वो आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, आपके कैल्शियम उसके अंदर बहुत अच्छा होता है। केला हम नहीं खाते हैं, मैं कहती हूँ केला तो पूरा साल मिलता है। और केला कितना फुल ऑफ जो है वो न्यूट्रिएंट्स है। बिल्कुल न्यूट्रिएंट्स है। अगर आपने दिन में 2 केले अपनी आदत बना ली है खाने की रोजाना, तो आप ये देखिएगा कि आपको कभी कोई पेन होगा ही नहीं, नींद आपको बहुत अच्छी आएगी उससे। तो ये हम जो खाने पीने के हमारे जो स्टाइल है ना, वो जो हम तली हुई चीज़ों की तरफ, फास्ट फूड की तरफ हमारा जो रुख हो गया है, उसकी वजह से हमारी बॉडी जो है ना इन चीज़ों की आदी नहीं रही है कि हमें जो है अल्लाह ताला ने जो कुदरती चीज़ें भेजी हम नहीं खाते, जिसकी वजह से हमें जॉइंट पेन की शिकायत होती है। ख़ास तौर पे अभी जो हम अर्थराइटिस की बात कर रहे हैं, छोटे छोटे जो जॉइंट्स हैं हमारे, हम लोग एक्सरसाइज की तरफ नहीं है। मैं एक एक्सरसाइज भी यहाँ बैठे बैठे बता दूँ, अगर आपके घुटनों में दर्द है तो आपने ऐसी वाली ये वाली एक्सरसाइज करनी है 10-10 दफ़ा सब ये कीजिए। उसने सॉरी मैं रिमूव कर दूं, तो आपने ये इस तरह ये एक्सरसाइज आप करते रहिए, आप देखिए घुटनों का दर्द आपका खुद ब खुद जाना शुरू हो जाएगा। आपने बैठे बैठे एक्सरसाइज किसी भी उम्र के लोग कर सकते हैं, किसी भी उम्र की हो, आपने ये एक्सरसाइज सिंपल सी क्योंकि बड़े बूढ़े जो होते हैं ना वो ज्यादा मूवमेंट नहीं कर पाते हैं, और खासतौर पर खवातीन के लिए तो अब ये जोड़ों का घुटनों का दर्द तो बहुत हो गया। नमाज पढ़ती हैं ज्यादातर तो लोग लेडीज, अब आप देखें ना, पहले मुझे याद है कि हमारी नानी वगैरह जो है वो ऐसे नमाज नहीं पढ़ती थी, वो तो पूरी नमाज जैसे खड़े होकर पढ़ते हैं। लेकिन अभी बहुत सारी यंग लेडीज को भी मैं देखती हूँ कि वो नहीं पढ़ पाती हैं, उनको तकलीफ इतनी है। तो ये जो तकालीफ है ये बढ़ती जा रही हैं, खासतौर पे घुटनों का दर्द जो है वो आपस के लिए कोई हल या टोटका जरूर इसके लिए हम हल भी बताएंगे और टोटका भी बताएंगे। और सबसे पहले ये है कि इस ग़िज़ा की इब्तिदा बचपन से होती है। वो आपके जो बच्चे जो माँओं की गोद में परवरिश पाते हैं, ज़्यादातर उनका ग़िज़ा का इन्हिसार दूध पर है। दूध एक मुकम्मिल ग़िज़ा है, उसमें कैल्शियम अल्लाह के फजल से इतना ज़्यादा है कि यहीं से आपको पता चल जाता है। आजकल के बच्चों को आप देखें कि दांत बहुत जल्दी टूटना शुरू हो गए। जब हमारा ज़माना था तो 7 से 8 साल की उम्र में दांत टूटना शुरू होते थे, और अब 4 से 5वें साल की उम्र में बच्चों के पूरे दांत टूट जाते हैं। उसकी वजह यह है कि बच्चों को अंडा खाने की आदत माँओं ने बिल्कुल नहीं डाली। आजकल दूध बच्चे ऊपर का पीते हैं, ज़्यादातर माँ का दूध एक कुदरती ऐसा ख़जाना दिया है कि जब आप मदर फीड पर बच्चा है तो आपको कोई एक्स्ट्रा चीज़ की ऐसी ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन जब आपका बच्चा टॉप फीड पर आता है तो आपको उसका अंडा लाजमी करार दीजिए, दूध उसके लिए लाजमी दीजिए, खजूरों का इस्तेमाल कराइए, शहद का इस्तेमाल कराइए। बच्चों को हमने बचपन से ही जंक फूड का आदी बना दिया कि बच्चा बहुत रोया, हाथ में मोबाइल दे दिया, वो पोयम सुन रहे और आप उसे कुछ भी दे दें। ग़िज़ा का बिल्कुल ख्याल नहीं है। आप वो तमाम माएँ जो अपने बच्चों को अब टॉप फीड देती हैं और ग़िज़ा पर आ गई हैं, तमाम माँओं से मैं कहूँगी कि अपने बच्चों के खाने में साबूदाने का इस्तेमाल कसरत के साथ कराइए। उससे आपके बच्चों की हड्डियाँ बहुत ज़्यादा मजबूत हो आपने जाएंगी। कार्टिलेज की बात की ना या लुब्रिकेंट की बात की, तो साबूदाने में बहुत ज़्यादा लेस होता है और वो मेरे ख्याल से उसको बनाने में बहुत मददगार होता है, मुआविन होता है। बहुत सारी लुब्रिकेंट है, भिंडी के अंदर है, माश की दाल के अंदर है। ये हम जब तक स्वांजने की फलियों में कहते हैं, स्वांजना तो बेहतरीन है। अगर आपने उसके पत्ते खाली जो है वो सुखा के खाना शुरू कर दिए, वो आपकी हड्डियों के लिए बेहतरीन है। वो आपके पास पाउडर तो मिलता ही मिलता है, लेकिन अगर कहीं लगा हुआ तो उसके खुश्क पत्ते करके आप जगह जगह मुझे उसके दरख्त लगे हुए दिखाई देते हैं लोग, लेकिन उसको इस्तेमाल नहीं करते। अब नहीं है, ये बहुत पहले से था, बहुत पहले लेकिन अब जाहिर है अब अवेयरनेस अब आ गई है, तो अब वो डब्बों में पैक होके वो भी महंगा मिल रहा है, वो ले लेंगे। लेकिन जी दरख्त से नहीं तोड़ के खाएंगे, वो चीज़ इजीली अवेलेबल है, वो हमें नहीं करना। दवा खा लेंगे, गोली खा लेंगे। हर एक को ये लगता है कि हमारे पास टाइम नहीं है, हम जल्द से जल्द
खाना तैयार कर लें अपने बड़ों के लिए, और बहुत ही शॉर्टकट है फ़ास्ट फूड का इस्तेमाल। अब तो इतना ज़्यादा है कि एक कॉल पे आपके घर पहुंच जाता है, लेकिन ये तमाम चीज़ें ना सिर्फ आपको बल्कि आपकी फैमिली को सेहत से बहुत ज़्यादा दूर कर रही हैं। कच्ची सब्जियां देखिए, जो कादिर मुतलक है अल्लाह ताला, उसने सर्दियों, गर्मियों, ख़िज़ा और बहार की तमाम वैरायटीज़ आपके लिए बनाकर ख़ुद पैदा कर दी हैं, लेकिन हम लोग बदनसीब हैं कि हम उससे फ़ायदा नहीं उठाते। अल्लाह ताला ने सर्दियों में ये सिट्रिक के जितने भी विटामिन सी के फ्रूट हैं कसरत के साथ पैदा किए हैं कि हम खाएं। गाजर का इस्तेमाल करें, किनू का इस्तेमाल करें, ये सब हमारे लिए कुदरत ने सिंघाड़े का अभी बताया। सिंघाड़े का आप लोग जिक्र करते हैं तो वो कहते हैं कि बिल्कुल प्योर सोर्स ऑफ कैल्शियम है सिंघाड़ा। बिल्कुल ऐसे ही है। और हम लोग उसका इस्तेमाल नहीं करते। हाँ, जब हम कोई रेमेडी बताते हैं तो सिंघाड़े का खुश्क पाउडर बाज़ार से लाकर ज़रूर इस्तेमाल कर लेते हैं। हम तमाम लोगों से ये कहेंगे, हम भी ख़वातीन हैं, आप भी ख़वातीन हैं, और घर की सेहत एक माँ के हाथ में। बिल्कुल ऐसे ही कि आप जो है वो किस तरह से इम्यून कराते हैं, आदी बनाते हैं अपने बच्चों को, घर वालों को, वो एक पूरी प्रैक्टिस होती है। तो 10 में आपको एक बार फिर कहेंगे खुशामदीद। जाने से पहले हम बात करते थे जनाब जॉइंट पेन्स के हवाले से, और आपके जो सवाल हैं वो भी आप शामिल कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं। नंबर आपकी हमारी जो स्क्रीन है उस पर आ रहा है, आप उस पर हमें कॉल करके पूछ सकते हैं। तो जी जॉइंट पेन की बात हो रही है, तो घुटनों का जो दर्द है, सबसे पहले उसकी तरफ आ जाते हैं। घुटनों के दर्द को कैसे क्योर किया जा सकता है? ख़ास तौर पे अभी मैंने रिसेंटली आई हैव डिलीवर्ड अ चाइल्ड, और जब मैं सीढ़ियाँ उतरती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जो है ना घुटना नहीं मेरा काम करता। तो हालांकि कोई इतना मसला नहीं है, दूध का इंटेक नहीं मुझसे दूध पिया जाता, तो क्या आप जो है सब्स्टिट्यूट ले सकते हैं, या ख़वातीन जो घुटने के दर्द की कंप्लेन करती हैं उनके लिए क्या हल है, क्या करें? दूध जो लोग नहीं पीते हैं उसका सब्स्टिट्यूट है आपका जो वाइट बीन्स होता है, आप उसको ब्लेंड करके वो भी आप उसका भी दूध जो मिल्क बनाते हैं वो भी पी सकते हैं। जैसे स्मूदी के तौर पे अगर आप वो बना लें तो वो भी ले सकते हैं। दही इसका अल्टरनेट आ जाता है फिर, लेकिन दही में ये होता है कि खट्टा ना हो वो दही, फ्रेश हो। मैं तो दही घर में जमा के इस्तेमाल करती हूँ। आप घर में जमाएं, वो दही आपके लिए बेहतरीन होता है। मट्टी की हांडी में जमाएं और वो दही आप खाएं, आपके लिए बेहतरीन होगा। अभी कुछ चीज़ें हम यहाँ बताते भी हैं कि आपने क्या क्या चीज़ें इंटेक करनी है। सफ़ेद तिल जिसको हम कहते हैं कि आप अभी जैसे सर्दियाँ आई हैं तो हम जो गुड़ पापड़ी बनाते हैं, गुड़ भी आपके लिए बहुत अच्छा होता है, आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है, एंटीऑक्सीडेंट है। जो लोग सांस के मरीज़ हैं वो गुड़ ज़रूर खाया करें, और जो लोग बाहर बाइक पे सफ़र करते हैं उनको लाजमी गुड़ लेना चाहिए ताकि वो एंटीऑक्सीडेंट रहे। गुड़ के साथ आपने तिल डाले, थोड़े से आपने नट्स ले लिए। ये सारी चीज़ें, नट्स में आपने कभी कभी देखा होगा कि उसको प्रेस करो तो उसमें से ऑयल निकलता है, वो गुड कोलेस्ट्रॉल ऑयल होता है आपके लिए, वो आप ज़रूर लिया करें सर्दियों में ताकि आपकी स्किन भी लुब्रिकेंट रहे, ड्राइनेस पे नहीं आएगी। ऑब्वियसली जब देखें ड्राइनेस आपके फेस पे आ रही है, आपके बालों पे आ रही है, तो कहीं ना कहीं बॉडी के अंदर भी आ रही है, तो वो ड्राइनेस आपको ख़त्म करनी है। आपने लुब्रिकेंट बनाने के लिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें ऑयल बेस्ड होती हैं, वो आपने इनटेक करना है सर्दियों में। ये चीज़ें खाएं। सिंघाड़ा फ्रेश आता है, फ्रेश को सिर्फ 5 मिनट के लिए आपने बॉईल करना है, उसके बाद आप उसको कट लगाएंगे, उसका छिलका निकल जाएगा, वो बेहतरीन। अगर आप नहीं खा सकते आप फ्रूट चाट बना लें, उसमें डाल दें। मुझे तो कच्चा भी अच्छा लगता है। बिल्कुल बेहतरीन, मैं तो अपने बच्चों को खिलाती हूँ। मैं अब बच्चे नहीं खाते? नहीं, आप बच्चों को जब से शुरू से आदत डालेंगे ना जिस चीज़ की, मैंने अपने बच्चों को बचपन में मैंने हर चीज़ खिलाई। अब तो खैर बड़े हो गए, लेकिन ये कि बहरहाल मैंने अपने बच्चों को हर वो चीज़ खिलाई है जो मैं खुद भी खाती थी और जो सेहत के लिए अच्छी होती थी। आप बच्चों को अगर गाइड करेंगे ना, आजकल का बच्चा जो है ना वो आपसे बहस ये करता है कि इसके फ़वाइद आप बताइए, आप इसकी रिसर्च पे जाइए। तो आप अगर उससे दलील से बात करेंगे तो वो ज़रूर कायल हो जाएगा वो बच्चा। आप उसे खिलाइए साथ बैठ के, नहीं होता कुछ और फॉर्म में बना के दे दीजिए। आपने स्मूदी, बहुत सारे फ्रूट्स ऐसे हैं जिसकी स्मूदी बच्चे को, हम छोटे बच्चे को बना के दे सकते हैं, वो इंटेक कर लेगा। जूसेस की फॉर्म में दे सकते हैं, इंटेक कर लेगा। खाना पीना, मैं ये कहूँगी कि जो प्रोसेस्ड फूड है उससे हमें दूर होना चाहिए, जिसमें प्रोसेस्ड में अगर देखा जाए तो हमारे पास हम मसाले भी वही यूज़ कर रहे हैं, ख़ास तौर पे जिसके अंदर आपके पास प्रिजर्वेटिव केमिकल्स हैं। वो अब आसान हो गया ना कि जी दाल भी बनानी है, सब्जी भी बनानी है, डब्बा खोल के डाला और डाल लिया या इस तरह की चीज़ें डाल ली। तो हर चीज़ में तो वही आ गया। कोशिश ये करें प्रिजर्वेटिव से दूर हो। आप जब ऑर्गेनिक देखें, हम कहने को ऑर्गेनिक कह देते हैं, ऑर्गेनिक वही चीज़ है जो आपने बीज भी ऑर्गेनिक लिया, आपने खाद भी ऑर्गेनिक डाली, जब वो आपके पास फ्रूट या वेजिटेबल्स आया तो वो आपके पास ऑर्गेनिक है, उसके एक्सट्रैक्ट ऑर्गेनिक है। ये नहीं है कि जो हम खेतों में से तोड़ के ले आए तो वो हर चीज़ ऑर्गेनिक हो गई। हर चीज़ ऑर्गेनिक ऐसे नहीं होती। ऐसा नहीं है। तो आप क्या सजेस्ट करती हैं भाई घुटनों के दर्द के लिए? आपने कहा कि जैसे घुटनों का दर्द है, देखिए इस मौसम में क्या बल्कि हर मौसम में अल्लाह ताला ने हमें बहुत ही
समझ लीजिए कि एक खूबसूरत ख़जाना दिया है, वो एलोवेरा की सूरत में। एलोवेरा का जो जेल है आपके लिए ख़ास तौर से वो ख़वातीन जो इस मरहले से गुज़र रही हैं या गुज़र चुकी हैं, 40 दिन उसके लिए, उस खातून के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। घर वाले भी उनका बेहद साथ देते हैं इस मौके पर। इसमें आप कसरत के साथ वो तमाम ख़वातीन के लिए, मर्द हज़रात भी एलोवेरा का इस्तेमाल कर सकते हैं। और एलोवेरा का एक टुकड़ा आप ले लें और तकरीबन ऊपर से छिलका उतार के 1 टेबल स्पून लें और 2 हिस्सों में करके, कतले की सूरत में करके आप पानी के साथ उसको मुंह में रखकर इंटेक कर लीजिए। वाइट तिल जो है वो कैल्शियम का अल्लाह ताला ने एक बेनज़ीर ख़जाना दिया है। आप ख़ुद भी खाएं और देखें, हमारे यहाँ जैसे अजवानी दी जाती है इन दिनों, उसमें क्या होता है कि वाइट तिल होते हैं और जनाब पिस्ते बादाम, ये तमाम ड्राई फ्रूट जो है वो होते हैं। उसके साथ उसमें अलसी ज़रूर डाली जाती है। अलसी जिसे अलसी के खुद इतने फ़ायदे हैं जी, उसको ग्राइंड करके और दूध के अंदर डालकर हमारे यहाँ दिया जाता है। और आप लोग उसको ज़रूर इस्तेमाल करें, खजूर का इस्तेमाल करें। इन दिनों में ये जो कार्टेज हमारा ख़त्म हो जाता है, ये बड़े जॉइंट्स का बता रही हूँ, ये वाले, इनके लिए बेहद ज़रूरी है एलोवेरा, सफ़ेद तिल, फ्लैक्सीड। आप इसको ग्राइंड करके पी सकते हैं, पका के हैं, भिगो के पी सकते हैं। ये कुदरत का ख़जाना है। अंडे का इस्तेमाल आपने अपने लिए लाजिम व मलजूम बना लें कि अंडा हमारे लिए बहुत ज़्यादा ताकतवर है आँखों के लिए, क्योंकि उसके अंदर विटामिन ए कसरत के साथ होता है। गाजर इस मौसम में है, गाजर का जूस आप खुद भी पिएं, अपने बच्चों को भी पिलाएं, क्योंकि विटामिन सी से भरपूर है। और विटामिन सी कुदरत ने एक ऐसा अनमोल तोहफ़ा दिया है कि हमारी बॉडी वो खुद नहीं बनाती, हमें ऊपर से इंटेक करना पड़ता है। आज की जो रेमेडी मैं आपको बताऊंगी वो तमाम मर्द हज़रात और ख़वातीन के लिए, बच्चों के लिए है। और जिनके दर्द हो जाता है, उन लोगों को चाहिए कि वो रात को सोते वक्त, आपकी ख़वातीन की कमर में आपने कहा था कि बहुत तकलीफ होती है, लेडीज़ से वो कंप्लेन करती है। इसके लिए आता है एक तेल जो कि रोगन सुरंजान तल्ख के नाम से होता है। सही। सुरंजान एक जड़ी बूटी है और तल्ख 2 तरह की होती है, नीशीनी भी होती है और तल्ख भी होती है। सुरंजान तल्ख का तेल आप दायरों की सूरत में लगाएं और उसके बाद जैसे हीट बॉटल जो होती है उसकी हल्की सी सिकाई कर लें। आप लेट जाएं और अपने नीचे हल्का हल्का घुमाएं। अल्लाह के फजल से 3 दिन में आपका दर्द ख़त्म हो जाएगा। और इसके अलावा जो आपके बड़े जॉइंट्स हैं उस पर भी लगाएं और जो छोटे जॉइंट्स हैं उस पर भी लगाएं। बाज़ लोगों के स्वेलिंग आ जाती है, यानी जहाँ दर्द है बहुत कसरत के साथ वो जगह स्वेल कर जाती है। आज हम आपको स्वेलिंग उतारने के लिए भी, कि वो जो मैं रेमेडी आपको बताऊंगी वो ना सिर्फ ये कि स्वेलिंग उतारेगी बल्कि अंदर से दर्द भी खींच लेगी। बच्चे, बूढ़े, आपके घर के जो सबसे बड़े बुजुर्ग होते हैं वो भी आपके लिए एक बच्चों से ज़्यादा बिल्कुल ऐसा। बुजुर्गों को ज़्यादा जो है ना इस मौसम में ये सारी तकलीफ़ें होती हैं। तो कमर के दर्द के लिए आपके पास मेरा जो है वो क्या रेमेडी या कोई आप कमर के दर्द, अगर आप पंसार स्टोर पे जाएं तो आप कमर कस करके एक जड़ी बूटी आती है वो ले सकते हैं। और उसमें आप थोड़ा सा, जितना आप कमर कस ले रहे हैं उतना ही आप गोंद लीजिए। दोनों को तवे पे भून के आप पाउडर बना के रख लें। आपने दूध में 1 चाय का चम्मच डेली लेना है। दूध से नहीं ले सकते तो पानी से भी ले सकते हैं, नहीं इस तरह भी ले सकते तो एम्प्टी कैप्सूल्स में भर के रख लीजिए। 2 कैप्सूल्स आप डेली ले लीजिए, ये आपके लिए बेहतरीन है। अच्छा, ये जो मैं कमरकस बता रही हूँ, इसके अलावा यहाँ पर अभी मैंने कहीं देखा था, इंडिया में तो ये बहुत मिलता है लेकिन पाकिस्तान में मैंने अभी देखा था, कमल के फूल के उसके अंदर बीज होते हैं, वो भी यहाँ पर अभी मैंने देखा था। वो ऐसे होता है और उसको ऊपर से खोलते हैं ना तो उसमें से गोल गोल कलर के बीज निकलते हैं। उसका बीज फेंक दीजिए, जो उसका गूदा होता है वो आप खाएं निकाल के, वो बेहतरीन है आपके लिए। कैल्शियम का जो सोर्स है, अगर वो कहीं से मिल जाता है, मैंने यहाँ यूट्यूब पे मैंने देखा था कहीं। आप सही कह रही, मैंने भी कहीं देखा, इम्प्रेस मार्केट वगैरह के साइड पे यहाँ देखा है, वहाँ होता है। मैंने तो खैर बाहर अपने पड़ोसी मुल्क में मैं खाया हुआ है, लेकिन यहाँ मैंने नहीं खाया। मुझे मिल गया था, नज़र आ गया था, तो मैंने कहा था कि मैं सर्च करके ज़रूर मंगवाऊंगी। ये वो चीज़ें हैं, देखें अभी जैसे हम संवांजने की बात कर रहे थे, संवांजना कोई आज से नहीं है,
सवांजना तो भारत में पता नहीं कब से यूज़ हो रहा था, हमारे यहाँ उसकी कदर नहीं थी, लेकिन अब चैनल पे आके हमने इतनी अवेयरनेस दे दी है कि यहाँ पे लोग, अब वो चीज़ इतनी महंगी हो गई है कि हमें भी नहीं पता कि पाउडर कितने में मिल रहा है। आप देखिए, ये तो ऐसा पौधा है कि जंगल में भी उग जाता है। आपके पास गली गली में ये पौधा मौजूद होगा। आपका उसका पत्ता फ़ायदेमंद है, उसका बीज फ़ायदेमंद है, उसका जो आप जो फली खाते हैं वो फ़ायदेमंद है, वो आप दाल में या सब्ज़ी में बनाएं या गोश्त में बनाएं, वो आपके लिए बेहतरीन है और बहुत ज़्यादा महंगी भी नहीं है। ये वो चीज़ें जो सस्ती आपको जो स्टिक्स हैं आपको बहुत सस्ती मिल जाती है। सस्ती मिल जाएंगी, वो तो गली मोहल्लों में लगी हुई हैं, आपके पास तोड़ के बना अवेलेबल है। मेरे तो अपने घर में लगी हुई है, मैं तो तोड़ के, हम लोग उसके पाउडर भी बना के खा रहे हैं, हमने उसके फ्रूट्स जो हैं वो इस तरह हम लोग सब्जी में बना के खा रहे होते हैं। ये वो चीज़ें जो ओरिजिनल सोर्सेज हैं। देखिए, जब तक ऑर्गेनिक, अभी मैं बात कर रही थी, ऑर्गेनिक वही है जो आप अपने तौर पे खुद बना लें। अब प्रिजर्वेटिव के साथ, शेल्फ लाइफ के साथ आप ऑर्गेनिक नहीं कह सकते उसको, क्योंकि शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए बहुत सारी चीज़ें उसमें डालनी पड़ती हैं, तो वो ऑर्गेनिक मैं कभी भी नहीं मानती। हाँ, आपके पास आप तोड़ के लेके आए, आपने पीसा बनाया, वही ऑर्गेनिक है आपके लिए। आप घर में कीजिए ये सारी चीज़ें। सिंघाड़ा, जैसे मैंने भी बताया, कमर दर्द के लिए सिंघाड़ा, भुने हुए चने और बादाम, ये पीस के इक्वल क्वांटिटी में रख लीजिए। ये भी आपके पास बहुत, शेल्फ लाइफ आपके पास 6 महीने की या 3 महीने की होती है। आप फ्रिज में बना के रख दें, इसमें कीड़ा नहीं लगेगा। अच्छा, आप पाउडर बना के उमूमन अभी सर्दियों के दिनों में क्या होता है कि जी बैठे हैं, अब रातें लंबी चूंकि हो गई हैं, आप टीवी देख रहे हैं, अपनी फैमिली के साथ जो है वो आप टाइम स्पेंड करें, तो अब आपको दिल होता है कुछ मंचिंग करने का। तो रादर देन कि हम वो चिप्स, बिस्किट या जो है वो जंक आइटम्स या इस तरह की चीज़ें खाएं, आप जैसे कि हुमैरा ने बताया, आप ये चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। चने वैसे ही खा लिया आपने, सिंघाड़े ड्राई फॉर्म में भी मिलते हैं, आप वो भी रात को मंचिंग आइटम के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, ताकि आप, बादाम कहते हैं, वॉलनट्स कहते हैं, मूंगफली खाते हैं। सबसे अच्छी मैं कहती हूँ सस्ती तरीन नट्स तो इस वक्त मूंगफली है, वो हम खाएं बादाम के साथ मिक्स करके। अगर चाहें तो हम इसकी वो गुड़ पट भी बना के रख सकते हैं, वो भी आप खा सकते हैं, बेहतरीन है आपके लिए। और जो काटेज के लिए आजकल भिंडी बहुत कसरत के साथ मौजूद है। हल्का सा भिंडी को काटकर हल्का सा सौते करें, सौते करके इस पे काली मिर्च, नमक लेकर आप उसको फोक से खाइए, इतना मज़ा देगी आपको वो। और आपके लिए वो फुल ऑफ काटेज है, उसके अंदर कुदरत ने इतना खजाना दिया है, लेकिन और मज़े की बहुत है, लेकिन हमारे यहाँ उसका इस्तेमाल ही बहुत कम है। हत्ता के लोगों को सालन में पकानी भी नहीं आती कि वो किस तरह करें, वो जब इतना पका लेते हैं कि वो लेसदार सालन हो जाता है। बिल्कुल नहीं होता। भिंडी को सालन में बनाने का तरीका ये होता है कि जब पानी बॉयल हो रहा हो, यानी आपके शोरबा जब बॉयल हो रहा है, तो उसमें आप डालकर चूल्हा बंद कर दीजिए। अच्छा, वो एकदम से दम आ जाएगी, उसकी ताकत उसी के अंदर बरकरार रहेगी, कच्ची पक्की रहती है, वही बेहतर। असल में हम क्या करते हैं, सब्जियों को भी इतना ओवर कुक कर देते हैं कि उसकी सारी वैल्यू खत्म हो जाती है। बिल्कुल घोट घोट के पका। अच्छा, अब मैं ये करती हूँ कि माश की दाल, वैसे तो बच्चे इस तरह माश की दाल तो कभी नहीं खाते हैं, तो मैं माश की दाल के दही बड़े बनाती हूँ, दही भी हो जाता है, माश की दाल भी आ जाती है और आपका इंटेक भी अच्छा हो जाता है। तो वो आप बना के बच्चों, बिल्कुल आप वो बच्चों को दे सकते हैं और बच्चे बड़े मज़े से खाएंगे इसको। बस वो ये ना कि आप फॉर्म चेंज कर दें। आप प्रोटीन की सोर्स ज़रूरी नहीं है कि आपने चिकन और मीट ही देना है, आप पल्सेस के अंदर प्रोटीन्स है, बीन्स के अंदर प्रोटीन्स है, लेकिन आप उसको अट्रैक्टिव या उनको किस फॉर्म में पसंद है वो बना के आप दे दें, ताकि जो हेल्दी फूड है उसकी तरफ लोग आ जाएं। वक्फा ले लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर हो। 10 में एक बार फिर कहेंगे आपको खुशामदी। तो बात हो रही है जनाब टोटकों की और जो आपके पास नेचुरल चीज़ें हैं उनकी, कि आप उनको इस्तेमाल करते हुए कैसे अपने जो दर्द हैं, जोड़ों का दर्द हो, हड्डियों का दर्द हो या जो बॉडी पेन्स हैं, उनसे कैसे छुटकारा हासिल कर सकते हैं। तो कुछ रेमेडीज़ हैं हमारे पास, क्या तैयार कर सकते हैं, उस पर बात हो रही है। तो आप क्या लेकर आई हैं और क्या बता रही हैं अभी के लिए? सबसे पहले तो हम ये बताएंगे कि जोड़ों का दर्द हो ही ना आपके, अच्छा, ऐसी चीज़ खाएं कि जिससे आप जोड़ों के दर्द में मुब्तला ही ना हो। वो क्या है? इसके लिए जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि ये है सफ़ेद तिल। सफ़ेद तिल कुदरती तौर पर कैल्शियम का ख़जाना है। इसको बनाकर रखना है और इसको खाना है आपने पक्की की सूरत में। ये है सफ़ेद तिल और ये है मूसली सफ़ेद। ये मैं इसको पीस कर लाई हूँ। ये वाइट कलर की डंडियाँ होती हैं। ये मूसली सफ़ेद है और ये कुदरत की तरफ से विटामिन डी का एक भरपूर ख़जाना है कुदरत की तरफ से। तो ये है मूसली सफ़ेद, ये है सफ़ेद तिल और ये है गोंद। इस गोंद को आप कोई सा भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर कीकर का गोंद लिया है, ये बहुत ज़्यादा बेस्ट होता है।
और ये तमाम चीज़ें आपको जब बिल्कुल इनिशली बनानी है तो 10-10 ग्राम लेना है। 10 ग्राम कीकर का गोंद, 10 ग्राम आपको मूसली सफ़ेद इस तरह इसको बारीक पीसना है, 10 ग्राम सफ़ेद तिल और 10 ग्राम अलसी के बीज या अलसी के दाने जिसे फ्लैक्सीड भी कहते हैं, और 50 ग्राम आपने इसमें लेने हैं मखाने, ताल मखाने इसे कहते हैं। बस इन तमाम चीज़ों को बहुत ही कम असली घी है या मक्खन है या ऑयल है, बिल्कुल हल्के से सौते करना है। बिल्कुल ये डाल के इसको सौते कर लीजिए। इसको हल्का सा, इसको तो बग़ैर ऑयल के तवे पर हल्का सा सौते कर ले, इसको हल्का सा, ये और क्रिस्पी हो जाएंगे। और ये वाला जो इसका तेल या घी बचेगा, गोंद को उसमें हल्का सा सौते करेंगे तो ये फूल जाएगा और बहुत आसान हो जाएगा। और मूसली सफ़ेद इसी तरह डालना है। इन तमाम चीज़ों को मिक्स करके किसी कंटेनर में रख लीजिए पाउडर बनाकर, और सुबह शाम इसको दूध के साथ लेना है। 1 टीस्पून चाय वाला जो चमचा होता है, एक नाश्ते के बाद सुबह और एक रात को सोते वक्त गर्म दूध के साथ लेना है। और अगर आप दर्द में मुब्तला हो गए हैं तो उससे बचने के लिए बड़े जोड़ों के लिए भी छोटे जोड़ों के लिए भी आपको दर्द से आराम देगा और आपकी स्वेलिंग भी उतर जाएगा। उसमें आपको क्या करना है, 1 टीस्पून लेनी है ये हल्दी। अगर आपको आंबा हल्दी मिल जाए तो वेल एंड गुड है, वरना जो खाने वाली आम हल्दी है ये आप लेंगे 1 टीस्पून। और इसमें लेंगे ये पान खाने का चूना, 1 टीस्पून पान खाने का चूना, और 1 टेबल स्पून ये है गुड़। अच्छा, गुड़ है ये? हाँ, ये गुड़ की शक्कर है। ये जल्दी से हमारे यहाँ बनता है तो जल्दी से ये मेल्ट हो जाती है। अदरवाइज़ आप अगर साबुत गुड़ लें तो थोड़ा सा पानी डालकर इसको रख दीजिए तो एकदम ये मेल्ट हो जाएगा। मेल्ट होने के बाद आपको 1 टीस्पून इसमें ये बुझा हुआ चूना है ये डालना है, 1 टीस्पून हल्दी डालनी है, और इसको अच्छी तरह जब ये एक जान हो जाए, पकाना नहीं है, बस सिर्फ मिक्स करना है। और जब अच्छी तरह मिक्स हो जाए चूल्हा बंद कर दीजिए। और जहाँ पर भी आपके ये दर्द है, पहले आप सुरंजाने तल्ख जो तेल है ये लगा लें, या आपके पास ऑलिव ऑयल है या सरसों का तेल है, इस जगह पर वो अच्छी तरह लगाएं जहाँ पर भी आपके हैं। और उसके बाद इसका लेप कर दें, हल्का नीम गर्म हो के आपको लगाते हुए महसूस हो कि आपको सुकून मिल रहा है। ऊपर से पट्टी से रैप कर दें, रात को कर दें, सुबह खोल दें। अल्लाह के फजल से दर्द खराब भी नहीं रहेगा। सही, ज़बरदस्त। और आपके पास मेरा जो है ना वो क्या है? मैं बिल्कुल आपको बता रही हूँ कि बच्चे अगर आपको देखिए कि इस तरह के दर्दों में मुब्तला होती है उनकी कोई कंडीशन, आपने लेना है खजूर, गुठली निकाल देनी है, और उसके बाद आपने ये सफ़ेद तिल जो है वो इसमें भर के रख देने एक खजूर, ठीक है ना। इस तरह आपने खजूर ये रख दी बना के, 2 खजूर डेली, चाहे वो बच्चे हों, बूढ़े हों, जवान तिल हों, भी चला जाएगा और खजूर ये भी। आपने खाना है। और खूब चबा के दोनों चीज़ें मिक्स हो जाएंगी। खजूर भी आपके लिए बहुत बेहतरीन है और सफ़ेद तिल कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स है। ये दोनों आपने खाना है, सुबह नाश्ते के टाइम पे लेना है ये चीज़ें, ठीक है ना। अच्छा, एक जड़ी बूटी आती है सतावरी, ये सतावरी का पाउडर है, पिसा हुआ पाउडर है। ये आपने 1/4 टीस्पून, अगर जैसे बहुत शिद्दत हो जाती है सर्दी की, जैसे हमने कहा था सर्दी में दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तब ये आपने दूध में लेना है 1/4 टीस्पून मिक्स करके। ये आपने गर्म दूध लेना है, लेकिन कोशिश करें ये सुबह नाश्ते में दूध लें, रात में दूध ना लें, क्योंकि रेशा बनता है रात में दूध लेने से, ठीक है ना। बाकी घर में हर एक के पास मेथी दाना मौजूद होता है। मेथी दाना उन दर्दों के लिए है जो कि आपके जैसे छोटे छोटे दर्द, मैं कह रही थी कि अर्थराइटिस की तरफ जाता है। रात को 1 चाय का चम्मच पानी में भिगो के रख दें, सुबह उसी पानी के साथ आपने वो पानी भी पी लेना है और मेथी दाना चबा के खा लें, ये भी बेहतरीन है। वरना आप इसको पाउडर बना के एम्प्टी कैप्सूल में भर के रख लें, 2 कैप्सूल डेली लेने हैं। एक मैं ऑयल बता रही हूँ, सरसों का ऑयल आपने लेना है। ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव मैं कह सकती हूँ, पड़ सकता है। अगर आपको ओरिजिनल ज़ाफ़रान मिल जाए, मेरे पास ये ओरिजिनल ज़ाफ़रान है, अगर आपके पास है तो इस छोटी बॉटल के अंदर ये 1 चुटकी ज़ाफ़रान डाल दें। ये मिक्स करके आपने रखना है, और इसके साथ ही आपने थोड़ी सी आंबा हल्दी, ठीक है, ये सरसों के तेल में आपने डाल के रख देनी है। कहाँ? धूप में आपने रखना है इस बॉटल को। कांच की बॉटल लीजिएगा, ये धूप में आपने हफ्ते के लिए रख देना है, आपका तेल रेडी हो जाएगा। ये उन दर्दों के लिए है जहाँ स्वेलिंग आ जाती है आपके पास, आपकी छोटे छोटे दर्द हैं वो स्वेल करने लगते हैं। रात को अच्छी तरह इसका मसाज करके कपड़ा लपेट के आप सो जाएं, सुबह आपकी स्वेलिंग भी दूर हो जाएगी और वो दर्द भी खत्म हो जाएगा। अच्छा, असली ज़ाफ़रान को भी ढूंढना एक मुश्किल काम है।
ये हाँ, ये आपका बिल्कुल, ये स्पेन का है। ये वाला ज़ाफ़रान जो है ये स्पेन से आया हुआ है। मैं तो कुछ ऐसा है कि मैं बाहर से ही मंगवाती हूँ, मैंने पाकिस्तान से कभी परचेज़ नहीं किया, मेरे पास ये बाहर से ही आता है। मैं यूएस से मंगवाती हूँ, लेकिन ये कि जहाँ दवाइयाँ बनती हैं वहाँ, अब तो पाकिस्तान में मेरे ख्याल से इसकी ग्रोथ स्टार्ट हो गई क्या है। कोई ख़ास पहचान होती है आप इसकी पता चल जाए? बिल्कुल, इसकी खुशबू पहचान से? ये असली खुशबू तो होती है, लेकिन असल ये कि आप इसको गीला करके अगर उंगली पे मलें तो ये वहीं मेल्ट होके ये खत्म हो जाता है। घुल जाता अच्छा, है। हाँ। गीला कर लिया। यहाँ पर अगर जो जाली अगर होगा ना तो वो होंगे भुट्टे के बाल। वो करती रहेंगी करती रहेंगी हज़ारों रुपए के बुट्टे यही तो मसला है कि लोग कुछ ये मिलता ओरिजिनल है, कुछ ये है। स्पेन का है, ये मैंने यूएस से मंगवाया हुआ है। हाँ, बस ये आपके हाथ पर मेल्ट हो जाएगा। हाँ, और ये जिस कलर खाने में आप डालेंगी देखिएगा कलर भी छोड़ेगा ये आपके पास। और जिस खाने में डालेंगे उसमें मेल्ट हो जाएगा, उसको स्मेली करेगा, इसकी खुशबू फैलेगी, लेकिन मेल्ट हो जाएगा, कहीं आपको एहसास नहीं होगा, बस भीनी भीनी महक आएगी, बिल्कुल इसी तरह। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है वाकई इसमें से। तो बड़े ज़बरदस्त जो है ना ये चीज़ें आप लोगों ने बताई हैं। और बात ये है कि देखें कंसिस्टेंसी से करने के लिए आपको थोड़ा सा लगता हमें ये है कि जी फ़ायदा नहीं हो रहा, 2 दिन लगाएंगे उसके बाद कहेंगे कि लो फ़ायदा तो कोई हो नहीं और छोड़ देते हैं। तो कंसिस्टेंसी कितनी ज़रूरी है इन चीज़ों को करने के लिए, है ना? यहाँ इसको मेकअप करना ज़रूरी होता है। और जो भी रेमेडीज़ हैं, होम रेमेडीज़ कम अज़ कम 1 वीक में आपको असर दिखाना शुरू करती हैं। नो डाउट कि पहले अटैम्प्ट में, पहले ही यूज़ के बाद आपको फ़ायदा लगता है, लेकिन लिटिल बिट। लेकिन जैसे जैसे आप इसको यूज़ करेंगी तो अल्लाह के फजल से जो आपका मर्ज़ है उससे हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाता है। इसके साथ थोड़ा सा सीरियस होना पड़ता है और इसको थोड़े दिनों के लिए अपना दोस्त बनाना पड़ता और है। जैसे कि आप लोगों ने बताया ना कि ऑयल्स हैं, ये जो चीज़ें प्योर ऑयल्स वगैरह, जैसे हम मॉइस्चराइज़र वगैरह इस्तेमाल कर रहे होते हैं, अगर आप इनका भी इस्तेमाल कर लें ऑयल्स वगैरह का, बेहतरीन है। तो ये आपकी स्किन को हाइड्रेट भी रखेंगे और आपके जो दर्द है मेरे ख्याल से उनसे भी आपको छुटकारा मिल जाएगा। जैसे आपा ने भी जो ऑयल बताया है, जी, अगर आप लगा लें, ये बना बनाया भी मिलता है। वो तमाम लोग जो इसकी पहुंच से दूर हैं उन्हें मालूम नहीं है। ये तेल आप लोग खुद भी बना सकते हैं, खुद बनाना मुश्किल काम होता है। आप बाज़ार से बना बनाया लें, इसको इस्तेमाल करें, क्योंकि हमारा तो ये काम है, तो हमारे यहाँ तो बनी बनाई हर चीज़ होती है, लेकिन बहरहाल आप लोगों को आसानी के साथ मिल जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही। तो जोड़ों में जो लोग दर्द में मुब्तला है उनके लिए बहुत सारी रेमेडीज़ आप हमारे लिए लेकर आए। अच्छा, ये जो खजूर है, जैसे कहते हैं ना कि अगर आपने कंप्लीट एक न्यूट्रिएंट भी है और मील भी है, आप सुबह नाश्ते में दूध के साथ भी ले लें, तो ये ना सिर्फ जोड़ों के दर्द के लिए बल्कि आप पूरा एक मील है। हाँ, पूरा है ना? मील मिल गया आपको, आपका नाश्ता बहुत अच्छा होगा। अच्छा, आपकी हमने ये हड्डी- सोचा हुआ जी जब तक अंडा पराठा नहीं खाया नाश्ते में, वो हम हेल्दी नहीं खा रहे। नहीं खा रहे हैं हेल्दी नाश्ता, जबकि ओट्स का है। अगर आप जौ का दलिया भी खाएंगे तो वो भी आपके जोड़ों के दर्द के लिए बेहतरीन है। आपने सुबह जौ तलबीना, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक डिश होती थी, वो बनाते थे, वो खजूरी उसमें होती थी, जौ का दलिया वो बनता था। लेकिन ये कि अब हमारे पास हम वही ना, टाइम नहीं है हमारे पास, अब तो तलबीना के भी डब्बे मिल रहे हैं, वो भी डब्बे मिल रहे हैं, वही तो उसके है ना? मैंने स्टोर में देखा तलबीना लिखा वही होता है बात है ना कि आप जो लिया नहीं मेहनत आज तक। करके खुद बनाएंगे ना, आप उसमें मुतमईन होंगे कि हमने चीज़ ऑर्गेनिक खाई है। हम ये चीज़ें घर में आराम से बना सकते हैं बनिस्बत ये कि इतने महंगे महंगे डब्बे परचेज करके लेके आए। जौ का दलिया तो इजीली आम आपके मिल पास रहा है। दूध के साथ मिला के बनाना है, उसको खजूर डाल के वो आप आराम से बना के खा सकते हैं, बच्चों को दें, बल्कि बेहतरीन है। जौ का दलिया तो चक्की से लें और उसको थोड़ा सा बॉईल करने के लिए रख दीजिए, वो धीमी आंच पे गलता रहेगा। आप अपना इस्तेमाल उसमें से करते रहिए, पानी थोड़ा-थोड़ा और डाल डालते के। रहिए। आप वो बना तो के रख ऐसा लें, बॉईल बेहतरीन करके है। रख लीजिए, बना के रख लें। अगर आपके पास टाइम नहीं है, दूध में आप मिक्स किया सुबह में और थोड़ी सी खजूर डाली, उसको ब्लेंड कर लें और खा लें, पी लें। कितना आसान है, लेकिन वो डब्बा ले आएंगे, उसको घोलना आसान लगेगा rather than कि बना के एक दिन रख लें। बिल्कुल। जैसे और साबूदाने का जिक्र हुआ था, साबूदाना भी मेरे ख्याल से अगर आप थोड़ा सा कंटेनर में बना के रख लें, बच्चों को दें, खुद एक प्याली गर्म दूध डाल के खा लें, खीर तो बड़े वो भी मजे की अच्छा है ना। बनती है इसकी, साबूदाना की खीर। जबरदस्त। तो असल बात वही देखिए, हमें अपना लाइफस्टाइल थोड़ा सा मोल्ड करना पड़ता है और चेंज करना पड़ता है अगर हम हेल्दी रहना चाहते हैं, फिट रहना चाहते हैं। जैसे कि अभी दोनों ने कहा, मेरा ने भी कहा कि जब 40s में आप जाते हैं तो आपने उससे जो पहले खाया होता है वही आपको काम आ रहा होता है। तो हम उससे पहले 40 से पहले तवज्जो नहीं देते कि हमने क्या खाना है, बच्चों को क्या खिलाना है, या अपने जो जवान बच्चे हैं घर में उनको क्या खिलाना है, उस पर तवज्जो नहीं है। फिर जब बाद में होता है तो सब दवाएं भी खिला रहे होते हैं, डॉक्टर के पास भी जा रहे होते हैं और सारी जो है वो हमारा पैसा उस पर खर्च हो रहा है। तो रादर देन कि आप उन चीज़ों पर लगाएं, आप अच्छी ग़िज़ा, अच्छी चीज़ों के ऊपर ये अपना पैसा भी लगाएं, अपनी एनर्जी भी लगाएं और हेल्दी रहें, फिट रहें। थैंक यू सो मच रानी, आपने वक्त दिया, हमारा आपने वक्त दिया, बड़ी अच्छी रेमेडीज़ के साथ आप लोग आए। यहाँ पर प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।